Hello, my amazing students. Welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. तो क्लास 12 आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राइटिंग सेक्शन का कंप्लीट पैकेज। यहाँ पर आपको शॉर्ट राइटिंग टास्क, लॉन्ग राइटिंग टास्क सभी के फॉर्मेट्स मिलने वाले हैं अलोंग विद देयर एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बीच में दूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके 18 मार्क्स राइटिंग सेक्शन में हो जाएंगे सिक्योर। तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देख रहे हो। सिर्फ एक टाइप करके जाने से आपको भी पता है एग्जाम में मार्क्स नहीं आने वाले हैं, तो कोई भी वैरायटी आप मिस मत करना। एग्जाम्पल्स के साथ हम अच्छे से कैसे एग्जाम में अपने राइटिंग सेक्शन को प्रेजेंट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या चीजें नहीं करनी है, क्या एग्जैक्टली आपको पॉइंटर्स एंड फ्रेजेस लिखने हैं। इनफैक्ट आर्टिकल राइटिंग में अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी मैं कुछ कॉमन फ्रेजेस लेकर आई हूँ। वो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन में फिट कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा और वो किक स्टार्ट आपको लिखने को मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप पूरा वीडियो अच्छे से समझ रहे हैं। अब सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे पास अपने जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें क्या क्या वैरायटी है। तो शॉर्ट राइटिंग टास्क यानी कि आपको क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 में मिलने वाला है नोटिस और फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई। अब ऐसा नहीं है कि हम इन्विटेशन एंड रिप्लाई की अगर बात करें तो आपको सब कुछ ही करना है। डेफिनेटली आपको इन दोनों क्वेश्चंस में, इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस मिलने वाली हैं। नोटिस राइटिंग में आपको देखो, नोटिस राइटिंग तो करके जाना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आपको जो दो ऑप्शंस भी मिलेंगे वो दोनों नोटिस राइटिंग के ही होंगे। इसी के साथ साथ फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई, जिसमें कि मेजॉरिटी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो भी हम टैकल करेंगे। उसके बाद हमारे पास लेटर राइटिंग आ जाता है। लेटर राइटिंग में हमारे पास आज तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे गए हैं उसमें लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन, जैसा कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि लेटर टू एडिटर एंड जॉब विद बायोडेटा और रेज्यूमे, दोनों में से कुछ भी लिखने आ जाता है। पर आपको ये नहीं करना है कि या तो लेटर टू एडिटर अच्छे से करके चले गए या जॉब एप्लीकेशन अच्छे से करके चले गए, बिकॉज यू नो सीबीएसई नेवर फेल्स टू सरप्राइज अस। मेक श्योर कि आप दोनों ही लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन के फॉर्मेट और जिस तरह से लिखना है वो अच्छे से करके जाओ। इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में ऑप्शन आ सकता है, ऑप्शन आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में, या कभी कभी यू नेवर नो आपके साथ ऐसा हो जाए कि आर्टिकल और आर्टिकल में ही आपको ऑप्शन दे दे। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन आपको दोनों के ही फॉर्मेट अच्छे से करके जाना है और एज सच इनमें डिफिकल्टी नहीं है, कोई ऐसा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट नहीं होता है। तो ये आपके राइटिंग टास्क है। लेटर राइटिंग एंड आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग हम लॉन्ग राइटिंग टास्क में रखते हैं और दोनों ही 5 मार्क्स के हैं। यहाँ पर लॉन्ग राइटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वर्ड लिमिट ज्यादा है, आपको 120 to 150 वर्ड्स में ये दोनों क्वेश्चन करने होते हैं। और नोटिस एंड फॉर्मल इन्विटेशन या इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाईज ये आपको शॉर्ट राइटिंग टास्क में रखा जाता है, बिकॉज यहाँ पर 50 वर्ड्स की ही लिमिट होती है। हम लोग शुरू करेंगे नोटिस से। हम इस क्रोनोलॉजी से नहीं जाने वाले। क्वेश्चंस की जो आपको क्रोनोलॉजी है वो ऐसे ही मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन नोटिस का, फोर्थ क्वेश्चन इन्विटेशन एंड रिप्लाई का, फिफ्थ क्वेश्चन आपका लेटर का और सिक्स्थ क्वेश्चन आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग का। पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न रखा हुआ है डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर। तो आपको जो जो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप बस वहां से फॉर्मेट एंड एग्जाम्पल्स अच्छे से समझेंगे। आपको जो एक पैटर्न मिलने वाला है क्वेश्चंस का वो इसी तरह से मिलेगा। मैं सबसे पहले शुरू कर रही हूँ नोटिस राइटिंग के साथ। अब नोटिस राइटिंग तो आप लोग छोटी क्लासेस से भी करते आ रहे हो, तो इसके फॉर्मेट में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो फॉर्मेट क्या है, किस तरह से चलता है। सबसे ऊपर हम लिखते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो आपको क्वेश्चन में प्रेजेंटेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं नोटिस। अब यहाँ पे आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि मैम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नोटिस के बीच में स्पेस रखना है या नहीं, लाइन छोड़नी है या नहीं। तो भाई देखो, आपके सैंपल पेपर्स में अगर हम देख लें या जिस भी अलग अलग बोर्ड्स की अगर हम बात करें, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, उनके अगर आप आंसर कीज में देखोगे या आपने लास्ट ईयर की टॉपर्स आंसर शीट अगर देखी हो तो उसमें आप देखोगे कि एज सच इन दोनों के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है। मैं आपको ना प्रॉपर आंसर शीट दिखाऊंगी। अभी मैं एक ग्लिम्स आपको दे देती हूँ। देखो कुछ इस तरह से मैंने एक आंसर शीट प्रेजेंट की है ताकि आपके दिमाग में से ये सब कंफ्यूजन भी चला जाए कि कहाँ लाइन छोड़नी है, कहाँ नहीं छोड़नी है। हालांकि ये बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये आपकी बस प्रेजेंटेशन को बढ़ाता है। मान लीजिए कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, नीट एंड क्लीन आप नहीं लिखते हो, बहुत ही मेस्ड अप एंड अनटाइडी सा है, तो आप यहाँ पे लाइन भी छोड़ दोगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, क्योंकि द मेन फोकस इज ऑन द फॉर्मेट। किस तरीके से आपने क्या चीजों को सेंटर अलाइन किया है, नहीं किया है, इन सब पर बात आती है। लेकिन मैं जो आपको एक फाइनल कंक्लूजन दे रही हूँ वो ये कि आप नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नोटिस के बीच में कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे। फिर हम लेफ्ट अलाइनमेंट में यानी कि लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं डेट। डेट का बेटा फॉर्मेट देखो आपको क्या अप्लाई करना है। वैसे तो आपको बहुत वैरायटी बताएंगे, बहुत अलग अलग तरीके से आपको सुनने मिलेगा कि डेट का ये फॉर्मेट है, आपको ऐसे करना है।
पहली बात तो आपको जो मैं एक फॉर्मेट लेके चलती हूँ और मैं वही आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप मेरे राइटिंग सेक्शन के इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं जो फॉर्मेट फॉलो करती हूँ वो ये है कि हम सबसे पहले लिख रहे हैं डेट और मंथ और फिर उसके बाद हम लिखते हैं ईयर। आपको ये 20XX लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा ईयर मेंशन करना है। आई डोंट नो इतना क्यों कंफ्यूजन इस चीज को लेकर होता है। आप अगर सिंपल ईयर मेंशन कर दोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं वापस सेंटर अलाइनमेंट में, यानी कि सेंटर में हम लिखते हैं हेडिंग, नोटिस का हेडिंग। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, बहुत ही शॉर्ट में आप हेडिंग लिख देते हो। उसके बाद आपके पास जो नोटिस का मेन कंटेंट है वो देखो कैसे शुरू हो रहा है। आप इसको अपने हर नोटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। दिस इज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द। नाउ यहाँ पे मैंने मेंशन किया टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप यानी कि अगर मान लीजिए कि भाई आपके पास क्वेश्चन आया है कि सोसाइटी के मेंबर्स को आपको ये बात कन्वे करनी है, हो सकता है कोई मीटिंग है या स्कूल के स्टूडेंट्स को आपको किसी कंपटीशन के बारे में कन्वे करना है, तो ये वो टारगेट ग्रुप है। सो दिस इज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स। हो सकता है डेफिनेटली आप यहाँ पर चेंजेस अपने टारगेट ग्रुप के हिसाब से करोगे, टू ऑल द रेजिडेंट्स, टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 8, इस तरीके से। सो दिस इज द टारगेट ग्रुप दैट डैश इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई क्या इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, कि भाई कोई मीटिंग हो सकती है, राइट, या कोई ड्रामा कंपटीशन हो सकता है, कोई डिबेट कंपटीशन हो सकता है, और समथिंग लाइक दैट। अब ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है, तो आप यहाँ पे वो इवेंट मेंशन करेंगे बाय द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ना बेटा देखो, ये रेकमेंडेड होता है कि हम लोग यहाँ इस स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन वर्ड के आगे आर न लगाएं, OUR न लगाएं। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बुक्स में, सैंपल पेपर्स में यहाँ पर भी आर लगाना शुरू कर दिया गया है। अब मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आप आर न लगाकर द स्कूल करते हो तो इट इज बेटर, इट इज कंसिडर्ड बेटर, ठीक है। लेकिन अगर आर भी लिख देते हो, यू नो इट्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल या बाय आवर ऑर्गेनाइजेशन या बाय आवर कंपनी और बाय आवर सोसाइटी, समथिंग लाइक दैट, तो भी चल जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा इशू बनाने वाली बात नहीं है। रेकमेंडेड ये होता है कि अगर आप सही लैंग्वेज कन्वे कर रहे हो, एकदम परफेक्शन, आपको पता है इंग्लिश में आपको हर नुआंसेस समझाए जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको नहीं लिखना है आर, द लिखना है तो भी चलेगा। अगर आपको द नहीं लिखना है आर लिखना है तो भी चलेगा। ये कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि द इज द बेस्ट, अगर आप द लगाते हो यही रेकमेंडेड होता है, पर सैंपल पेपर्स में और बहुत सारे बुक्स में भी देखा गया है कि आर भी अब एक्सेप्टेड है। फिर एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, आपने उसके बाद जो भी इवेंट है उसका डेट, टाइम, वेन्यू इस तरीके से मेंशन कर दिया। ये थोड़ा सा क्लैरिटी रखता है। कुछ बच्चों को अगर ऐसे मेंशन नहीं करना है, आप लोग पैराग्राफ की फॉर्म में दिखाना चाहते हो, तो वो भी एक ऑप्शन है, आप वहां पर भी कर सकते हो कि द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन, ये लाइन आप डाल सकते हो। लेकिन ये जो तरीके मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी कुछ लिखना नहीं आता है, नोटिस राइटिंग लिखना नहीं आता, बिल्कुल जीरो से अगर जो शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जितना कम लिखोगे उतना बेटर है। आपकी ग्रामेटिकल एरर्स कम होंगी और आपकी डिटेल्ड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से मिल जाएगी। डेट, टाइम, वेन्यू, वेन्यू इज कि जो भी कंपटीशन हो रहा है, लेट्स से स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है, तो वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया। फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। ये तो आपको अपने हर नोटिस में रखना ही रखना है। मान लो कि भैया ऑब्वियसली बात है, हम नोटिस में सारी डिटेल्स नहीं कन्वे करते हैं। अब किसी इंसान को और डिटेल्स चाहिए तो वो कहाँ और किससे कॉन्टैक्ट करेगा, तो आपने इसके लिए ये लाइन लिख दी, फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, और फिर एक लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉप किया, आपने एक लाइन छोड़ दी, नेम एंड डेजिग्नेशन, ठीक है। नाम और डेजिग्नेशन जो भी क्वेश्चन में मेंशन है कि भैया ये सेक्रेटरी है आपके सोसाइटी के, या स्कूल का कोई इवेंट है तो लेट्स से हेड बॉय है, हेड गर्ल है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया। एंड मान के चलो कि आपको नेम मेंशन नहीं है, तो आपको अपना पर्सनल डिटेल नहीं देना है, पर आप कुछ भी इमेजिनरी यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो। आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, इट्स फाइन, ये कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है। इस पर कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं है। आपको जो फोकस करना है वो अपने इस कंटेंट पार्ट पर करना है। यहाँ अगर आप कोई गलती कर रहे हो ना बेटा, वो इग्नोर नहीं होगी, वो उसमें मार्क्स कट जाएंगे, राइट। फॉर्मेट का एक नंबर है। नोटिस राइटिंग में अगर किसी को कुछ नहीं लिखना है, फॉर्मेट बना के आओगे तो एक नंबर मिल जाएगा। पर ऐसा क्यों करना है? जब मैं तुम्हें सिखा रही हूँ तो पूरा नोटिस राइटिंग अटेम्प्ट करके आओगे। अब हम इसको एक क्वेश्चन से करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। एज द मैनेजर ऑफ अ नेचर पार्क, write a notice in about 50 words prohibiting visitors from consuming any food items or beverages in the premises and warning them against littering। क्या बोला है यहाँ पर? क्लियरली लिखा है कि भैया आप एक नेचर पार्क के मैनेजर हैं,
आपको नोटिस लिखना है इन अबाउट 50 वर्ड्स, वर्ड लिमिट भी दी हुई है, और आपको नोटिस किस रिगार्डिंग लिखना है, आपको विजिटर्स को रोकना है कि भाई वो कोई भी फूड आइटम्स या बेवरेजेस उस नेचर पार्क के अंदर न लेकर आए या न खाए, और उनको वार्न कर रहे हैं कि भैया आपको गंदगी भी नहीं फैलानी है। अब आप इसमें देखोगे आपको किसी का नाम मेंशन नहीं है, आपको नेचर पार्क का भी प्रॉपर नेम नहीं गिवन है, सिर्फ लिखा हुआ है नेचर पार्क। तो इन ऐसी सिचुएशन में ना आप कुछ इमेजिनरी नेम्स भी लिख सकते हो। यहां पर ये कंफ्यूजन का पॉइंट ही नहीं है कि मैम एबीसी XYZ, पहले लिखते थे एबीसी XYZ, अब आप अवॉइड करो, आप वहां पर कोई भी इमेजिनरी नेम प्रेजेंट कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। इस पे मार्क्स रिडक्शन का कोई भी चांस नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, राइट। अब देखो हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। लेट्स से कि ये आपकी आंसर शीट है, थोड़ा सा आपका जो ये गैप है ये कम होगा आंसर शीट पे, जो मेरे पास था उसमें बहुत ज्यादा गैप था, तो इसीलिए आपको आगे के कुछ आंसर्स में ऐसा मिलेगा कि थोड़ा सा पार्ट मैंने एक स्लाइड में और थोड़ा सा पार्ट सेकंड स्लाइड में किया, हालांकि वो मैं क्लियर करती चलूंगी। तो आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस के लिए आपने क्या किया, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या सेंटर अलाइंड, आपको सेंटर अलाइनमेंट रखनी है। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, आपको बिल्कुल बीच में लिखना है। आपने ग्रीन वैली नेचर पार्क यहाँ पर लिख दिया, क्लियर। उसके जस्ट नीचे देखो कोई लाइन नहीं छोड़ी है मैंने, आपको अगर क्लियरली दिख रहे हो तो मैंने कोई लाइन नहीं छोड़ी है, और नोटिस यहाँ पर हमने कैपिटल में लिख दिया है। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे और ये आपने डेट लिख दी। अच्छा, FEB फेब भी लिख सकते हो, और आप फेब्रुवरी पूरा भी लिख सकते हो। प्लीज अवॉइड, ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, प्लीज अवॉइड राइटिंग डेट कुछ इस तरीके से कि आपने ऐसे लिख दिया, बेटा गलत हो जाएगा, या आपने ऐसे लिख दिया, बिल्कुल गलत। मतलब इसमें तो मार्क्स मिल ही नहीं सकते, इसमें तो मार्क्स मिल ही नहीं सकते अगर आप ऐसे करके आ रहे हो। प्लीज डोंट राइट इट इन दिस मैनर, और मैं ये खराब नहीं करना चाहती थी पेज, इसलिए मैंने ये मिटा दिया है, क्लियर है। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, आपने अपनी हेडिंग डाली, नो फूड बेवरेजेस और लिटरिंग अलाउड। ये डिपेंड कर सकता है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है डेफिनेटली यू कैन मेंशन दैट। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, और कोशिश करो कि जो हेडिंग डाल रहे हो ना उसका फर्स्ट लेटर ऐसा कैपिटल में रखो, सबका नहीं। मतलब मान लो आपने कंजंक्शंस प्रेपोजिशंस यूज किए तो उनमें नहीं, जो कीवर्ड्स हैं आपके, आप उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में रख सकते हो, जैसे नो फूड बेवरेजेस लिटरिंग अलाउड, ये आप कर सकते हो। अंडरलाइन करना इज ऑप्शनल, इफ यू वांट टू यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू जस्ट लीव इट एंड मूव ऑन। आपको पता है पेपर लेंथी होगा, अंडरलाइन करने में टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एंड में सब चेक वेक करने के बाद भी टाइम बचा हुआ है तो आप कर सकते हो। नाउ दिस इज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ ऑल विजिटर्स। अब देखो यहाँ पर हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, विजिटर्स को हम ये कन्वे कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया दिस इज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ ऑल विजिटर्स दैट कंज्यूमिंग फूड और बेवरेजेस, कि भाई खाना खाना या बेवरेजेस यानी जो ड्रिंक्स है वो यहाँ पर कंज्यूम करना कहाँ, पार्क के अंदर। आपके पास क्वेश्चन में प्रेमिसेस लिखा था तो आप वो भी लिख सकते हो, इन द प्रेमिसेस चलेगा, ठीक है। इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, अब ये प्रोहिबिटेड वर्ड कहां से आया, क्वेश्चन से आया। लिटरिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही ऑर्नामेंटल या बहुत डेकोरेटिव लैंग्वेज लिखी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है कि भैया लिटरिंग भी अलाउड नहीं है, गंदगी फैलाना भी अलाउड नहीं है। विजिटर्स आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मेंटेन क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्व नेचर। अब एक बात बताओ, इसमें तुम एक दो लाइंस ऐड करके लिख दोगे तो क्या प्रॉब्लम है। हमें पता है कि गंदगी नहीं फैलानी और खाना खाने को मना किया हुआ है, तो इससे क्या कन्वे हो रहा है कि भाई विजिटर्स से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ की क्लीनलीनेस को मेंटेन करे और नेचर को प्रिजर्व करके रखे। वायलेटर्स विल बी फाइंड, जो नहीं मानेगा उसको फाइन लगाना हमने पड़ेगा, राइट। तो आपने ये बात लिख दी कि दिस विल बी कंसिडर्ड अ पनिशेबल ऑफेंस, आप ये भी लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो यू कैन ऐड 1 or 2 स्मॉल एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स आपने ऐड करते हो, और लास्ट में फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन। ये तो क्लासिक है, आपको सब जगह लगाना ही लगाना है। फिर आपने एक लाइन छोड़ी। अब देखो क्वेश्चन में मुझे किसी का नाम मेंशन नहीं था, मैंने नहीं लिखा। ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है कि अगर क्वेश्चन में नाम नहीं लिखा है तो भैया नाम लिखना है कि नहीं लिखना। आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। लेट्स से आप मेरा नाम लिख दो कि दीपिका, ठीक है। आपने अपना नाम नहीं लिखना, कोशिश करो कोई इमेजिनरी नेम, अपनी पर्सनल डिटेल्स आप अपने एग्जाम में ना ही दो तो बेटर है, ठीक है। आपने अगर नहीं लिखना है इस क्वेश्चन में क्योंकि प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। यू कैन सिंपली राइट द डेजिग्नेशन, और कहाँ के मैनेजर हैं वो आप यहाँ पर, ये तो कॉमन सेंस है, आप ये लिखोगे ग्रीन वैली नेचर पार्क। डजंट मैटर कि हम ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम नीचे फिर लिख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मान लो कि ये मैसेज हो सकता है कि किसी स्टूडेंट की तरफ से गया हो अपने स्कूल के प्लेग्राउंड को लेकर, लेट्स से, ठीक है। स्कूल के प्लेग्राउंड में लिटरिंग नहीं करनी है, इस चीज को लेकर एक स्टूडेंट ने इसको कन्वे किया है। स्टूडेंट का नाम है रिया सपोज, सो आप यहाँ पर फिर रिया लिखोगे, उसके नीचे सपोज शी इज हेड गर्ल, आपने हेड गर्ल लिख दिया। एंड इफ यू वांट टू यू कैन राइट द नेम ऑफ द स्कूल और यू कैन स्किप,
आई समझ में बात? ये वाली जो चीज है ना, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप इसको ऐड भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेक श्योर कि लेकिन आपने यहां पर किसी ना किसी को मेंशन करना जरूरी है। मैनेजर लिखा है तो मैनेजर कर दो। इफ यू वांट टू राइट अ नेम यू कैन राइट अ नेम, हाँ लेकिन नाम ऊपर, डेजिग्नेशन नीचे, ठीक है। और जो मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, जो मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है पार्क का नाम, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप लिखना चाहते हो आप लिखो, आप नहीं लिखना चाहते हो आप मत लिखो, ठीक है, क्लियर है। इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, यहाँ पर कोई ऐसा बहुत, देखो स्कूल टीचर्स बोलते हैं लिख लो, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी एक पैटर्न फॉलो करना होता है, लेकिन अगर आप सैम्पल पेपर्स देखोगे तो उसमें भी बहुत वैरायटी आपको मिल जाएगा, विच मीन्स कि ये सब चीजें एक्सेप्टेबल है, इट्स फाइन, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, जिसने लिखा हुआ है नोटिस आपको मेंशन तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैनेजर है, मैनेजर का नाम अपने मन से लिख दो, कौन है, किसने लिखा है, ये आपका मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ ना कुछ से मतलब किसकी तरफ से ये नोटिस जा रहा है उसका नाम या उसकी डेजिग्नेशन मेंशन होनी चाहिए। दोनों भी कर सकते हो अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है, नहीं तो इमेजिनरी डिटेल डालकर भी आप मेंशन कर सकते हो, क्लियर। हाँ, अगर ऐसा है कि मान लो क्वेश्चन में मैनेजर दिया और यहाँ पे आप हेड बॉय हेड गर्ल लिख रहे हो बेटा, तो गलती हो जाएगा, ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो इसको लेकर इतना फस बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपका हो गया नोटिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बॉक्स बनाना कंपलसरी है, बिना बॉक्स बनाए मत आना, बिना बॉक्स बनाए मत आना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। पूरा आपने बॉक्स बनाना है एट एनी कॉस्ट। वैसे तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि पहले अपना नोटिस लिख लो फिर बॉक्स बना लो, पर बच्चे कई बार ना इस चक्कर में भूल जाते हैं बॉक्स बनाना। तो भाई ठीक है, तुम पहले बॉक्स बना लो, चाहे पहला काम तुम बॉक्स बनाने का कर लो, फिर तुम अपना अंदर जो है कंटेंट लिख लेना। यूज पेंसिल प्रेफरेबली, ताकि अगर थोड़ा बहुत बॉक्स के लाइंस में चेंजेस करने हो तो वो आप कर सको, क्लियर है। चलो, इसके बाद हम आते हैं लेटर टू एडिटर की तरफ। अब लेटर टू एडिटर ये आता है हमारे, ये आता है हमारे फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में, ठीक है, ये आता है हमारे फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में। मैं क्लियरली बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ कि लेटर टू एडिटर हम किसको लिखते हैं, आपको पता है ये हम एडिटर को लिखते हैं। और किस रिगार्डिंग कि भाई सोसाइटी में, हमारे आसपास दुनिया में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, हम किसी तरह का कंप्लेन रेज कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, तो एडिटर को हम ये लेटर भेजते हैं इस उम्मीद से नहीं कि वो कुछ करेंगे, वो अपने न्यूज़पेपर में इस लेटर को पब्लिश करेंगे और अथॉरिटीज तक पहुंचाएंगे। तो एडिटर का काम नहीं है चीजों को सॉल्व करना। एडिटर को, बहुत बच्चे क्या करते हैं, एडिटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप इस मैटर को देखो, नहीं, एडिटर सिर्फ इतना करेगा कि वो आपका लेटर पब्लिश करेगा, दैट्स इट। काम अथॉरिटीज को करना है। उस लेटर को पढ़कर आप अपने घर में, कोई भी न्यूज़पेपर आता है आप उसमें देखो, बहुत सारे इश्यूज पर बात होती है, और फिर उन इश्यूज को अथॉरिटीज तक पहुंचाने के बाद फिर एक लेटर, एक आर्टिकल पेपर में आता है कि देखो इस न्यूज़पेपर ने इस बात को बार बार जब पब्लिश किया तो ये चेंजेस देखने मिले। तो ये है सिंपल सा, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, देखो फॉर्मेट क्या है। सबसे टॉप में लेफ्ट अलाइंड, इसी तरीके से पेज है अगर आपका, तो आप कैसे करोगे, बिल्कुल लेफ्ट अलाइंड सेंडर्स एड्रेस जाएगा। सेंडर्स एड्रेस विल टेक अराउंड 2 to 3 लाइन्स, ओके। यहाँ पर ऐसे आप लिखते हो, फिर एक लाइन छोड़ी आपने, डेट जैसे मैंने आपको पीछे बताया वही फॉर्मेट आपको यूज करना है। लाइन छोड़ी, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, ये दोनों होना जरूरी है, क्योंकि एडिटर को लिख रहे हैं तो आप सीधा सीधा ऐसा नहीं लिखोगे न्यूज़पेपर का नाम और हो गया। दी एडिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपने मेंशन करना है, और ये भी 3 अलग अलग लाइंस में जाएगा। पीछे मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे मान लो, चलो यहीं पे बता देती हूँ, मान लो आपने एडिटर को लिखना है ना, तो दी एडिटर, फिर यहाँ पर आप न्यूज़पेपर का नाम लिखते हो, लेट्स से इट्स हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। और जो भी आपका स्टेट क्वेश्चन में अगर मेंशन है, ठीक है, नहीं है तो आपने अपने कॉमन सेंस के हिसाब से स्टेट मेंशन कर दिया। इस तरह से हम लोग अपना रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो आपका कंसर्न जो भी है उसको प्रेजेंट करना चाहिए। तो मैं बहुत ही सिंपल सा एक तरीका बता देती हूँ सब्जेक्ट के लिए। मान लो किसी को, वैसे तो देखो ऑप्शंस है, आप बहुत अच्छी वोकैबुलरी के साथ कर सकते हो, लेकिन जब किसी को कुछ भी नहीं लिखना आ रहा है ना, तो बेटा वहां पे आप क्या करोगे, आप वहां पे एक सिंपल सा तरीका अपनाओगे सब्जेक्ट को लेकर। लेट्स से आप लिखना चाह रहे हो कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है आपकी सोसाइटी के आसपास, तो कंसर्न रिगार्डिंग ट्रैफिक, बस काम खत्म। तो आप अपने लेटर टू एडिटर में सब्जेक्ट लाइन में ये 2 वर्ड्स का यूज करके भी प्रेजेंट कर सकते हो सब्जेक्ट। कंसर्न रिगार्डिंग जो भी इशू है, कंसर्न रिगार्डिंग रोड रेज, कि भैया एक्सीडेंट्स हो रहे हैं लोगों का, उनको बिल्कुल भी तरीका नहीं है, रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको जो भी कंसर्न रिगार्डिंग थेफ्ट इन सोसाइटी, तो आप ये सारा
प्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर फ्रेज, राइट। और जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो यहाँ पर आ ही जाएगा। डन। फिर आपने सैल्यूटेशन रखना है। सैल्यूटेशन आप रख सकते हो, बहुत वैरायटी है। मैं जो पर्सनली फॉलो करती हूँ वो ये कि या तो मैं लिख देती हूँ सर या मैं लिखती हूँ मैडम। आई अवॉइड राइटिंग रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम। मैं उसका रीजन बताती हूँ, वैसे आपको ये हर जगह मिलेगा, रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम लिखते हैं, बट मैं पर्सनली इसको रेकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज रिस्पेक्टेड एंड सर ये दोनों का एक साथ जो यूजेज है ना बेटा, ये रिडंडेंट हो जाता है। रिस्पेक्टेड हम लगा रहे हैं आगे से और सर हमने बोल दिया, तो एक तरह से रिस्पेक्ट देना ही हुआ, पर आप लिख सकते हो, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है। सो रिस्पेक्टेड सर भी एक ऑप्शन है। मैं एक पैटर्न फॉलो करूंगी, आई विल राइट सर और मैडम, एक दोनों में से, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट डियर सर और डियर मैडम, ओके। देन मेन कंटेंट आपका आएगा। मेन कंटेंट जो है यहाँ पर, इधर आपको ज्यादा फोकस देना है। आप एक इंट्रो दोगे, आपको पता है लेटर टू एडिटर का एक क्लासिक सा इंट्रो है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। उसके बाद आप यहाँ पर अपना एक पैराग्राफ में प्रॉब्लम्स लिखोगे along with सजेशन। बिना सजेशन दिए आपको अपना लेटर टू एडिटर कंप्लीट नहीं करना है, सजेशंस देने ही होंगे, और फिर आप कंक्लूड कर दोगे अपने लेटर टू एडिटर को, ठीक है। फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर भी हम इसे बोलते हैं। एंड देन लास्ट में सेंडर का नेम, डेजिग्नेशन, जो कुछ भी है वो आप लास्ट में प्रेजेंट करोगे। तो ये तो हो गया फॉर्मेट, ये तो हो गया फॉर्मेट। अब आ जाते हैं जरा कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर पर कि किन बातों का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रही थी। सबसे पहली चीज, आपको अपने इस लेटर टू एडिटर में, जो मैंने शुरू में भी बोला कि कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान अपनी तरफ खींचना है। जनरल पब्लिक प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेंगी, तो उनके ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपने लेटर टू एडिटर लिखना है, ठीक है। रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक एक्शन। बार बार रिपीट कर रही हूं, आप लोग अपने लेटर में कई बार लिख देते हो कि आई रिक्वेस्ट द एडिटर टू टेक नेसेसरी एक्शंस। एडिटर नेसेसरी एक्शंस नहीं लेगा, कंसर्न अथॉरिटीज नेसेसरी एक्शंस लेंगे, ठीक है। जिनके, मान लो कि अगर रोड से रिलेटेड इशू है तो आप लिख सकते हो, आप कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशन वाले इंसान को बोलो ही मत, आप लिख दो आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मन मत लिखो वो भी, आप कंसर्न अथॉरिटीज लिख दो, ठीक है। रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक एक्शन नॉट टू द एडिटर। इट इज नॉट अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट। हम सीधा जाके नहीं एडिटर को बोल देंगे कि आप ठीक करो, आप रोड ठीक करवाओ, नहीं, वो नहीं करेगा एक। वाइल डीलिंग विद सोशल और सिविक प्रॉब्लम्स प्रोवाइड सजेशंस। आपको सजेशंस देने होंगे किस तरह से कंट्रोल हो सकता है, एक या दो पॉइंटर्स आप दे दो सजेशन के लिए। रेज द इशू बाय साइटिंग सम लेटेस्ट न्यूज आइटम्स इफ यू वांट टू। आप रिसेंट किसी एक्सीडेंट के बारे में, मान लो रोड रेज का एग्जांपल आप दे रहे हो कि भाई लोगों में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, वेट नहीं करते हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टू रोड एक्सीडेंट्स। फिर आप यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि रिसेंटली ह्यूज ट्रैजिक एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो आप वो बात यहाँ पर लिख सकते हो। सर्वे रिपोर्ट दिखा सकते हो कि भाई रिसेंट सर्वे रिपोर्ट्स बताते हैं कि इतने परसेंटेज डेथ जो है वो एक्सीडेंट से होते हैं, तो आप ये बात एक लाइन में प्रेजेंट कर सकते हो। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप मेंशन कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बिकॉज यहाँ पे वर्ड लिमिट है 100 to 120 वर्ड्स की। एनालाइज द इशू इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। ये सीधी सीधी बात ये बोल रहा है कि देखो आपका जो भी कारण है प्रॉब्लम लिखना ही पड़ेगा, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो लिखना पड़ेगा अलॉन्ग विद सजेशंस। कंक्लूजन टू बी पॉजिटिव। और आप चाहे कितना ही गुस्सा हो आपके मन में प्रॉब्लम्स को लेकर, आपको नेगेटिव नहीं होना है। यू डोंट हैव टू यूज रूड वर्ड्स, बिल्कुल यूज मत करना, बहुत पॉजिटिव, कितना ही गुस्सा है पॉजिटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड विद प्लेजेंट टोन, है ना। आपकी टोन बहुत प्लेजेंट होनी चाहिए, आपको गुस्से में नहीं रहना, और पोलाइट वर्ड्स, कोई स्लैंग्स यूज नहीं करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। TYSM, नो, डोंट यूज इट, डोंट यूज इट, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स फॉर दैट। देखो क्वेश्चन क्या है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स इज क्रूशियल इन टुडेज फास्ट पेस्ड एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। मेंटल हेल्थ इशू पर बात हो रही है। However, many young learners hesitate to seek help due to stigma and lack of awareness. बहुत से बच्चे जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरते हैं, लेकिन बात नहीं करना चाहते हैं किसी से इस पर, उनको अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। नेशनल डेली मतलब न्यूज़पेपर के, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम आप लिख सकते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी आपका मन है। आप उनके एडिटर को ये लेटर लिख रहे हो, एम्फसाइजिंग, और किस बात पर जोर डाल रहे हो, द नीड फॉर मेंटल हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स। कि भाई देखो यहां से आपको आपका सब्जेक्ट लाइन मिल जाएगा कि किस बात पर आपको स्ट्रेस डालना है, नीड फॉर मेंटल हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स, ये आपकी सब्जेक्ट लाइन हो सकती है, ठीक है। अब उसमें लिखना क्या क्या है आपको, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग मेंटल वेलबींग प्रोग्राम्स इनटू द करिकुलम। अब आपको देखो यहाँ पर हेल्प भी दिया हुआ है, आपको प्रॉब्लम्स वगैरह के साथ साथ सजेशन के लिए भी। अब आप सोचोगे मैम हमें कहाँ से आएंगे सजेशन के आइडियाज, तो कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है, तो इस क्वेश्चन में देखो प्रेजेंटेड है,
डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग, आपको बोला फायदा आप बता सकते हो कि मेंटल वेलबींग प्रोग्राम्स अगर आपके करिकुलम में ऐड हो जाए और किस तरह से बच्चों में अवेयरनेस अगर फैलाई जाए तो कितना फायदा होगा। तो ये आपको क्वेश्चन में भी प्रेजेंटेड है, प्लस मैं एक सजेशन और आपको देना चाहूंगी यहाँ से। मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर कोई सजेशन इस तरह से प्रेजेंटेड नहीं है कि हम लोग करिकुलम में ऐड कर सकते हैं या कुछ ऐसा, आपको कोई सजेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल एक लाइन ये लिख सकते हो कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज शुड रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस इशू। ये लाइन आप नोट डाउन कर लो। अगर आपको कोई सजेशन नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा बच्चा जिसे कुछ भी लिखना नहीं आ रहा है सजेशन के नाम पर, तो आप बेटा अगर ये लाइन भी लिख देते हो ना, इसको भी सजेशन में काउंट कर लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक अवेयरनेस रेज करने का तो आपने सुझाव दिया है। फिर आपको क्या बोला हुआ है कि भाई पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स सबके बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड यू आर रोहन और प्रिया वर्मा, ये लिख दिया है लेटर लिखने वाले का नाम। बॉयज रोहन लिखेंगे, गर्ल्स प्रिया वर्मा लिखेंगी। अ स्कूल काउंसलर फ्रॉम मुंबई, आप स्कूल काउंसलर हो, आप कहां से हो? मुंबई से हो। तो ये हमें मिल गया सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, ये हमें मिल गया सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? अब आपको कुछ क्यूज दिए हुए हैं, हिंट्स भी दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर एकेडमिक एंड पर्सनल ग्रोथ, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको हिंट्स मिले, थोड़ा सा आपको अपना थॉट प्रोसेस और अपने व्यू पॉइंट्स ना वाइड रखने होंगे, ताकि आप लोगों को आइडियाज मिल सके कि हमें लिखना क्या है। बहुत ही शांति से आपको सोचने पड़ेंगे पॉइंट्स। यहाँ पे बहुत बढ़िया एकदम बल्ले बल्ले मोमेंट है अगर आपको क्यूज एंड हिंट्स मिल रहे हैं। क्या बोला है? आप मेंटल हेल्थ फॉर एकेडमिक एंड पर्सनल ग्रोथ की इंपॉर्टेंस समझा सकते हो, कैसे अगर हम जल्दी से इस प्रॉब्लम पर इंटरवीन करें, अगर हम अभी बेसिक लेवल पर अगर इस प्रॉब्लम से डील कर ले तो ये बड़े बड़े इश्यूज से हमें बचा सकता है। रोल ऑफ स्कूल, स्कूल का क्या रोल है इमोशनल वेलबींग प्रमोट करने में, एंड स्टेप्स टू इन्वॉल्व, और कैसे पेरेंट्स एंड टीचर्स जो है मेंटल हेल्थ एजुकेशन की अवेयरनेस को लेकर बच्चों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो आप ये कुछ हिंट्स दिए हुए हैं आपको, यू कैन इंक्लूड ऑल दिस इन योर लेटर टू एडिटर। चलो अब हम शुरू करते हैं लिखना, ठीक है। ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज है, आप इसमें किस तरह से लिखोगे? अब आप बोलोगे मैम सेंडर्स एड्रेस में तो कुछ भी मेंशन नहीं था, सिर्फ मुंबई लिखा हुआ है, तो ये हमने क्या लिखा है, ये हमने क्या लिख दिया है? तो आप, मैंने बोला सेंडर्स एड्रेस में आप इमेजिनरी एड्रेस डाल सकते हो, अपना मत डालना, बस पर्सनल आप कुछ भी इमेजिनरी डाल लो। तो भाई मैंने लिख दिया विंसेंट स्कूल मुंबई, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने लिख दिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पर एबीसी स्कूल लिख दें, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे वहां पर। लेकिन थोड़ा सा अगर आप कोई इमेजिनरी स्कूल लिख देते हो तो वो और बेटर लगता है। एबीसी स्कूल नाम हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एबीसी स्कूल कोई स्कूल नहीं है, हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा मेरा बिलीफ है, अगर आप इमेजिनरी स्कूल लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख दो, ठीक है। स्कूल का नाम प्रॉपर विंसेंट स्कूल, एबीसी स्कूल, एक्सवाईजी स्कूल, डजंट मैटर। और एक और मन में आपके डाउट आ रहा होगा कि मैम हम यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिख दें तो कोई इशू है? कोई इशू नहीं है, लिख दो एग्जामिनेशन हॉल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे मुंबई दिया हुआ बेटा, तो मुंबई लिखना जरूरी। अगर मुंबई तुमने नहीं लिखा, मार्क्स तब कट जाएंगे, वहां पे डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपने लाइन छोड़ दी 11 फरवरी 2025, देखो पीछे वाले में मैंने FEB लिखा था, यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया फरवरी, कोई इशू नहीं है। बस जो बताया है कि ऐसे वो स्लैश या हाइफन डाल के लिखना है, वो बिल्कुल मत करना। फिर आपने लाइन ड्रॉप किया, दी एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, अगेन कॉमन सेंस, भाई मुंबई मुंबई है ना, ये कॉमन सेंस है, आपको खुद से सोचना है। यहाँ पे न्यू दिल्ली मत लिख देना, भाई मुंबई के रहने वाले हो, प्रॉब्लम तुम्हारे आसपास चल रही है, तो आप अपने कंसर्न जो भी स्टेट है वो आप वहां पर मेंशन करेंगे। फिर आपने लिख दिया सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में बोला, देखो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा आपको सब्जेक्ट लाइन, नीड फॉर मेंटल हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे N कैपिटल, M कैपिटल, मैंने F कैपिटल नहीं किया हुआ है, क्योंकि इट इज जस्ट सिंपल वर्ड है ना। तो ये कीवर्ड्स तो हम हाईलाइट करेंगे, उनका भी फर्स्ट लेटर, हेल्थ का HEN, स्कूल्स का S। इफ यू वांट टू अंडरलाइन दिस यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू डोंट डू इट, इट्स नॉट एन इशू। हमने यहाँ लिख दिया सर, कहीं पर कोई कॉमा नहीं आएगा, ये सब कुछ लेफ्ट अलाइंड रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आपके पास अगर आंसर शीट्स में ऐसी लाइंस नहीं आती, जो कि मुझे लगता है शायद नहीं ही आती है, आप ये लाइंस प्लीज बना लेना। आप चाहो तो दोनों तरफ बना लो, ठीक है, दोनों तरफ बना लो। फिर आपने अपने लेटर को शुरू कैसे करना है, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अभी एग्जाम टाइम है, आपको एक तरीका जो बचपन से सिखाया जाता है मैं वही लेके चलूंगी। आप लिखने को बहुत अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हो, जो ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगी अभी। जो क्लासिक तरीका है वो क्या है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट द अर्जेंट नीड फॉर मेंटल हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स। ठीक है, आपने ये लाइन बिल्कुल रट लेनी है अच्छे से, क्या है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। अच्छा, इसको अंडरलाइन मत कर देना, मैंने अंडरलाइन किया तो तुम मत कर देना,
ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम चलो हमारे पास टाइम बच रहा है, तो हम कैसी चीजों को अंडरलाइन करें, मैं बताती हूँ। Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to highlight the urgent need for mental health education. आप इसको अंडरलाइन कर दो in schools, ये आपने अंडरलाइन कर दिया। फिर आपने क्या बताया, थोड़ा सा प्रॉब्लम बताई कि भाई इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आप अपने लेटर का पर्पस लिख रहे हो यहाँ से कि आप किस रीजन से लिखा है आपने, जो आपने पहली लाइन में बता दिया। फिर आप प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हो कि आज की जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अपने लेटर में आपको करना क्या है। यूजुअली आप अपने लॉन्ग राइटिंग टास्क में भी इसको यूज कर सकते हो। आपने इंट्रो दिया, उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो उस प्रॉब्लम को। आपने क्या लिखा, आज का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सारा मेंटल हेल्थ इशू कहां से जनरेट हो रहा है, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से। सो इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड स्टूडेंट्स फेस इमेंस, इमेंस क्या होता है, इमेंस मतलब ह्यूज, ठीक है, मैं लिख देती हूँ इस वर्ड का मीनिंग, काम आएगा एग्जाम में लिखने को। इमेंस मतलब एक्सट्रीम, ह्यूज, कि बच्चे जो हैं आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एकेडमिक और सोशल प्रेशर से डील करते हैं। येट मेंटल वेलबींग रिमेन्स लार्जली नेग्लेक्टेड, लेकिन मेंटल वेलबींग एकदम इग्नोर्ड एक सेक्टर है, एक इग्नोर्ड आप कह सकते हो पॉइंट है जिस पर कोई किसी का ध्यान नहीं जाता। अब बोलोगे मैम हमें तो नहीं आ रहा है ये सब लिखना, हमारे दिमाग में नहीं आ रहे वाले आइडियाज, तो हम क्या लिखेंगे वहां पर। तो बेटा आप ना इतना लिख दोगे ना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट द अर्जेंट नीड फॉर मेंटल हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल, तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिनको जीरो, बिल्कुल लेटर टू एडिटर लिखना नहीं आता, ठीक है, जिनका टारगेट है कि किसी तरह लेटर टू एडिटर में बियरेबल मार्क्स आ जाएं, उनके लिए ये सजेशन है। लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है, आप थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करो। मान लो इतने ये वाला हैवी वर्ड आपको नहीं आ रहा है, क्लिक कर रहा है, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम तो समझ में आती है ना कि देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन टुडेज वर्ल्ड, सो स्टूडेंट फेस दीज इश्यूज, फुल स्टॉप। ये तो लिख सकते हो, इतनी लाइन तो हो सकती है, तो इसको बेसिक बना के लिख देना, ठीक है, एक लाइन लेकिन जरूर लिखना डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपने उस प्रॉब्लम को कनेक्ट किया कि भैया क्या क्या इश्यूज देखने मिल रहे हैं, किस वजह से ये लेटर टू एडिटर लिखा जा रहा है। तो अब आपने प्रेजेंट किया कि बहुत से बच्चे, मेनी स्टूडेंट्स या मेनी सफर फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम, लेकिन बात करने से झिझकते हैं, बट हेजिटेट टू सीक हेल्प ड्यू टू स्टिग्मा, क्योंकि एक धारणा बन गई है कि भाई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, नहीं 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 तो बड़ी बेकार, इस तरीके से लोग बातें करते हैं, तो वो स्टिग्मा है और लोगों में अवेयरनेस की कमी है। ये आइडियाज आपको क्वेश्चन से मिलेंगे, ये आइडियाज आपको क्वेश्चन से मिलेंगे। द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन बच्चों को मेंटोरशिप अच्छी नहीं मिलती, गाइडेंस नहीं है, तो इसकी वजह से भी उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाता है, रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड हो जाते हैं, पेरेंट्स से भी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है। इट इज हाई टाइम, आपने प्रॉब्लम्स बता दी कि भाई बच्चों में ये सब इश्यूज देखने मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये इंसान लेटर टू एडिटर लिख रहा है। क्लियर, आपने प्रॉब्लम बता दी, अब आप सुझाव की तरफ आओ। इट इज हाई टाइम कि भैया बहुत मतलब हाई टाइम है, वी शुड पॉन्डर अपॉन दिस प्रॉब्लम। ये ना आप अपने हर लेटर टू एडिटर में यूज कर सकते हो अगर वो किसी तरह के इशू को रेज कर रहा है तो ये आपकी कॉमन लाइन हो सकती है जब आप कोई सजेशन देने की शुरुआत करना चाह रहे हो, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, इट इज हाई टाइम, कि भाई देखो ये हाई टाइम है, अभी अगर स्टेप नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। वी शुड पॉन्डर अपॉन, वी शुड थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम, ये आप अपने मेजॉरिटी लेटर टू एडिटर्स में डाल सकते हो। स्कूल्स मस्ट, फिर आपने एक एक करके सुझाव देने हैं। स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग सेशंस, स्कूल में अच्छे तरीके वाले एकदम स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स, पीयर सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए। इतना नहीं आ रहा, एक दो लाइन में भी बहुत है। मोर ओवर, इसी के साथ इसी के अलावा देखो आपने कनेक्टर्स यूज किए हुए हैं, बहुत जरूरी है। अगर आपके लॉन्ग राइटिंग टास्क में एक फ्लो बन जाता है, आप ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज करो, ठीक है। मोर ओवर, इन एडिशन टू, एडिशनली, ये सब। अगर कुछ ऑपोजिट आइडिया लिख रहे हो, मान लो अभी तक आपने तारीफ करी और एकदम से आप कुछ बुराई करने चले हो, तो वहां पर कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां के लिए आप यूज कर सकते हो हाउ एवर, ठीक है। आप इन कॉन्ट्रास्ट, इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ट्रेनिंग टीचर्स एंड इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स विद हेल्प क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स फील सेफ सीकिंग हेल्प, सो यू कैन यूज दिस। आपने एक दो सजेशन दे दिए, ये बड़े बड़े सजेशंस हैं, आप सिंपल सजेशंस दे सकते हो बेस्ड ऑन द क्यूज जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। फिर आपने ये कॉमन लाइन है जो एंड करनी है, जिससे आप अपने लेटर टू एडिटर को एंड करोगे, दिस इज अ कॉमन लाइन, ठीक है। आई होप दिस लेटर ऑफ माइंड फाइंड्स अ प्लेस इन योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर टू रेज अवेयरनेस एंड एनकरेज नेसेसरी एक्शन ऑन दिस इंपॉर्टेंट इशू। आपने एक कॉमन लाइन से अपने लेटर टू एडिटर को कंक्लूड कर दिया कि मैं उम्मीद करता हूं या उम्मीद करती हूँ कि भाई मेरा ये जो लेटर है ये आपके रेप्यूटेड न्यूज़पेपर में अपनी जगह बनाएगा,
और लोगों में अवेयरनेस फैलाएगा एंड एनकरेज नेसेसरी एक्शन ऑन दिस इंपॉर्टेंट इशू। अब यहाँ पे क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर था, तो आप ऑन दिस इंपॉर्टेंट इशू ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ऐसा कुछ ये आप लिख सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन मुझे ये कॉमन बनानी थी लाइन, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं दी है। आप इस लाइन से अपने हर लेटर टू एडिटर को एंड कर सकते हो, हर लेटर टू एडिटर को जो किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील कर रहा हो, ठीक है। तो आपको मैंने कुछ कॉमन लाइंस प्रोवाइड कर दी हैं, आप कोशिश करना खुद की, भाई जो भी लेटर टू एडिटर आपके सामने आपको किसी भी सैम्पल पेपर या क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है, आप वहां पर इसको फिट करने की कोशिश करो, 100% फिट हो जाएगा। और फिर उसके बाद योर सिंसेरली प्रिया वर्मा, ठीक है, गर्ल्स प्रिया वर्मा लिखेगी, बॉयज के लिए अलग से नाम मेंशन था क्वेश्चन में, आई गेस रोहन, तो वो आप प्रेजेंट करोगे एंड दैट्स इट। कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में चलेगा कि मैम योर्स सिंसेरली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली हम लिख सकते हैं। आप योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट जो कंसिडर किया जाता है वो योर्स सिंसेरली किया जाता है। प्लीज ट्राई टू राइट दैट, ओके। सिग्नेचर को लेकर अगर कंफ्यूजन है, सिग्नेचर करने की कोई ऐसा नीड नहीं है, कर देते हो तो नंबर कटेंगे नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि मार्क्स कट जाएंगे, पर ऐसी कोई नीड नहीं है इसमें सिग्नेचर की, ठीक है। योर सिंसेरली प्रिया वर्मा। एक और आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे कंसर्न सिटीजन लिखे कि नहीं लिखे, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखते हो बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेन आपको ध्यान रखना है, आप अपने कंटेंट पर फोकस करो, बेटा ये ज्यादा गड़बड़ कराएगा मार्क्स का, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें फॉलो कर लो, बस काम खत्म। बाकी एडिशनल इधर उधर साइन करना है नहीं करना है, बहुत बड़े इश्यूज नहीं है जिसपे आप सबसे ज्यादा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो ठीक है, क्लियर। तो हमारा ये जो लेटर टू एडिटर है ये कंप्लीट हो गया है। और मान लो कि आपका भी अगर एक पेज में लेटर टू एडिटर नहीं आ रहा है, तो आप इसी तरह से कोशिश ये करो कि एक आप ऐसे डिवाइड करो अपने लेटर टू एडिटर को, वैसे तो आ जाएगा, ठीक है, आपका एक पेज में चांसेस हैं आने के, नहीं आता है तो आप इस तरीके से जैसे मैंने डिवाइड किया ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। चलो, इसके बाद हम आते हैं जॉब एप्लीकेशन पर। ये भी आपका लेटर राइटिंग का ही पार्ट है। जॉब एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा जॉब एप्लीकेशन के ना 2 पार्ट्स होते हैं। आपको इसमें मिलता है एक कवर लेटर जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यूज करता है, जो हमने अभी लेटर टू एडिटर में यूज किया था, हाँ, बस वहां पर रिसीवर्स एड्रेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप साथ में अटैच करते हो रेज्यूमे या कह लो बायोडेटा, ठीक है। बायोडेटा वर्ड जो है आपके सीबीएसई यूज करती है, वैसे तो हम लोग इसको करिकुलम वाइटे या रेज्यूमे बोलते हैं, बायोडेटा शादी वादी के लिए दिया जाता है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, आप बायोडेटा और रेज्यूमे दोनों अपने सीबीएसई के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो 2 पार्ट्स हमें यहाँ पर सीखने हैं। ये कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत इजी सा टास्क होता है। आप दोनों में से क्या प्रेफर करते हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब कवर लेटर में एग्जैक्ट हमें लिखना क्या है, हमारा कंटेंट होना क्या चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये रेफर करोगे कि भाई आपको उस जॉब के बारे में कहां से पता चला, उस सोर्स को आप रेफर करोगे सबसे पहले पैराग्राफ में। ऊपर जो सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, ये सब सेम रहेगा जैसा हमने अभी पीछे लेटर टू एडिटर में किया। हाँ, रिसीवर्स एड्रेस चेंज हो जाएगा फॉर श्योर, अब हम एडिटर को नहीं लिख रहे हैं, हम जिससे हमें जॉब चाहिए हम उसको लिख रहे हैं, ओके। अब कंटेंट जो है वो हमारा किस तरह से चेंज होगा, अब हम यहाँ पे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर नहीं लिखेंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या प्रेजेंट करेंगे, हम लोग उस सोर्स के बारे में बताएंगे जिससे हमें पता चला इस जॉब के बारे में। सो क्या एग्जाम्पल है, क्या वो एग्जाम्पल लाइन है, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन, ये आपका कॉमन इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपके कवर लेटर का, कि भाई ये जो मैं लेटर लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ ये आपके उस एडवर्टीजमेंट का रिस्पॉन्स है जो कौन से न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, डेटेड, ये वर्ड लिखने के बाद आप डेट डालोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपको डेट मैंने लिखनी बताई है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट हो जाएगा। इन योर एस्टीम्ड, या दोनों में से एक वर्ड यूज करना है, या तो एस्टीम्ड या तो रेप्यूटेड, फर्म लिखो, ऑर्गेनाइजेशन लिखो, इंस्टीट्यूट लिखो, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन क्या है। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, ये आप कॉमन रखना अपने कवर लेटर के लिए। इसके बाद पैराग्राफ 2 में क्या जाएगा, ये तो चलो आपने इंट्रो दे दिया। इसके बाद कवर लेटर में हमें क्या लिखना है, यार रेज्यूमे तो हम दे ही रहे हैं ना, उसमें तो हम अपनी सारी क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं, फिर कवर लेटर में हमें क्या लिखना है। कवर लेटर में आपको शॉर्ट में ये बताना है कि आप क्यों बेस्ट हो इस जॉब के लिए। रेज्यूमे से पहले आपका कवर लेटर पढ़ा जाता है, क्लियर। सो शेयर योर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटेंसी लेवल, आप अपना इंटरेस्ट एरिया बता सकते हो, कॉम्पिटेंसी लेवल बता सकते हो। अब बोलो मैम इसमें क्या लिखें हम, इसमें आप कुछ इस तरीके के वर्ड्स लिख सकते हो कि भाई मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, डायनामिक विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आई एम अ वर्सेटाइल पर्सन, जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हो। एंड देन उसके बाद आप अपनी सूटेबिलिटी बताओगे कि भाई आप सूटेबल हो, और एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मैं आपको दे रही हूँ वो आप प्रेजेंट करोगे अपने जॉब एप्लीकेशन में। क्या है,
एनक्लोज्ड हियरविथ इज माय ब्रीफ रेज्यूमे फॉर योर कंसिडरेशन, कि भाई अब इस कवर लेटर के साथ मैं अपना ब्रीफ रेज्यूमे एनक्लोज कर रहा हूं या अटैच कर रहा हूं या कर रही हूं, ताकि आप मेरे आप मुझे एक अच्छे, ताकि आप मुझे इस पोजीशन के लिए कंसिडर करो। ठीक है, तो ये 3 पैराग्राफ्स में आपका कवर लेटर डिवाइड होता है। इसके बाद आप जैसे ही ये लाइन लिख देते हो ना, इसके तुरंत बाद आप ऊपर अपना रेज्यूमे लिख दो, चाहे बायोडाटा लिख दो, और ये सारी डिटेल्स आपको प्रेजेंट करने हैं। आप अपना फुल नेम लिखेंगे, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि नीटनेस बनाने के लिए आप बॉक्स के थ्रू प्रेजेंट करो। अभी दिखाऊंगी मैं कैसे बॉक्स बनना है। वर्क एक्सपीरियंस आप अपना दे दो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ है, एडिशनल आपके अचीवमेंट्स हैं, वो प्रेजेंट कर लो। हॉबीज लिखनी है, आप लिख सकते हो। ये आप स्किप भी कर सकते हो इफ यू वांट टू। लैंग्वेजेस नोन यू कैन मेंशन। रेफरेंस भी आपको यहाँ पर देना है। रेफरेंस मतलब बेसिकली आपको 2 लोगों का नेम और उनका डेजिग्नेशन प्रेजेंट करना होगा, ताकि बेसिकली ये क्यों होता है, रियल लाइफ में जब हम जॉब लेटर लिखते हैं ना बेटा, रेफरेंस हम इसीलिए देते हैं ताकि हमें हमारे बारे में कोई ये बात कन्वे कर सके कि भाई हम एक अच्छे एम्प्लॉय रहे, या हमारा बेसिकली कैरेक्टर कैसा रहा, हम आने वाली कंपनी के लिए कैसे एक बहुत अच्छा रिसोर्स बन सकते हैं। तो हमारी तारीफ में जो 2-4 शब्द बोले, या पूछना हो अगर जो भी हमारी अपकमिंग जो भी जॉब होने वाली है वहां पर रिलेटेड जो भी मैनेजर हो या कंसर्न पर्सन हो, वो अगर हमारे बारे में किसी से पूछना चाहे तो वो 2 इंसान का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। 2 हमें करने ही होते। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ये हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। क्या है, देखो, यू आर राहुल और काव्या शर्मा, अ रेजिडेंट ऑफ पुणे। बॉयज के लिए राहुल, गर्ल्स के लिए काव्या शर्मा। आप पुणे के रहने वाले हो एंड यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग जॉब एडवर्टीजमेंट इन नेशनल डेली। एक न्यूज़पेपर में आपको ये जॉब एडवर्टीजमेंट देखने मिला है। क्या है, देखो, ज्वाइन आवर एडिटोरियल टीम, ओके, अ रेप्यूटेड न्यूज़पेपर द डेली क्रॉनिकल। ठीक है, द डेली क्रॉनिकल ये हमारा एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का नाम लिखा हुआ है। इज लुकिंग फॉर अ कंटेंट राइटर फॉर इट्स डिजिटल एंड प्रिंट एडिशंस। वो एक कंटेंट राइटर की खोज में है, कंटेंट राइटर ढूंढ रहे। तो पोजीशन पता चल गई आपको, ग्रेट। वी सी क्रिएटिव इंडिविजुअल्स विद अ फ्लेयर फॉर राइटिंग। कैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, वो क्रिएटिव इंडिविजुअल को जो राइटिंग में बहुत अच्छे हो, राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग नहीं, जो बहुत क्रिएटिव दिमाग के हो और उनकी इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी हो। एक्सपीरियंस इज प्रेफर्ड बट नॉट मैंडेटरी। लिखा है कि एक्सपीरियंस मायने रखता है पर कंपलसरी नहीं है। जिस भी इंसान के पास डिग्री डिप्लोमा है इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या इंग्लिश, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट 3 राइटिंग सैंपल्स शोइंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो साथ में क्या सबमिट करेगा, 3 राइटिंग सैंपल सबमिट करेगा शोइंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। तो ये कुछ एडिशनल डिटेल्स दी हुई है। एक जॉब एप्लीकेशन को इस तरह से प्रेजेंट किया गया, आई मीन जो भी एडवर्टीजमेंट है वो ऐसे आया हुआ है। और आपको ये किसको लिखना है, द एडिटर, द डेली क्रॉनिकल, 45B मेपल स्ट्रीट, पुणे 411001। तो ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया पूरा। ये पूरा आपको ये लेटर किसको लिखना है, दी एडिटर को। अब हैरानी की बात ये है कि यहाँ पर हमारा रिसीवर भी दी एडिटर हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर जॉब एप्लीकेशन में दी एडिटर ही मिले। अब अगर स्कूल टीचर की वैकेंसी है तो वहां पर थोड़ी आप दी एडिटर को भेजोगे, वहां पर आप भेजोगे द प्रिंसिपल, राइट। तो इस हिसाब से हमारा जो डेजिग्नेशन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर अभी पीछे एडिटर किया था तो ये भी एडिटर आ गया, कोई बात नहीं। ये कंफ्यूज मत करना कि जॉब एप्लीकेशन में भी हमें दी एडिटर ही लिखना है। As Rahul और काव्या शर्मा write a job application along with your biodata in response to the advertisement। आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है और साथ में अपना बायोडेटा अटैच करना है। चलो, तो ये आपका कैसा तरीका हो जाएगा, देखो पूरा आपने जैसे हमने पीछे लेटर टू एडिटर किया था बिल्कुल सिमिलर वही है। आपने सबसे पहले अपना सेंडर्स एड्रेस लिखा। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी सेंडर्स एड्रेस है हमारे पास नहीं है, फिर हम यहाँ पर इमेजिनरी एक एड्रेस क्रिएट करेंगे। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि जो भी एडिटर है भाई, ये आई मीन जहां के लिए भी हमें भेजना है पुणे में। वैसे तो ऑब्वियसली बात है कि जॉब के लिए आप कहीं से भी भेज सकते हो, लेकिन अक्सर प्रेफरेंस उसी को मिलती है जो सेम सिटी सेम स्टेट में हो। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप उसी स्टेट, उसी जगह, उसी सिटी को प्रेजेंट करो अपने सेंडर्स एड्रेस में भी जिससे रिलेटेड आपका रिसीवर्स एड्रेस दिया हुआ है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कुछ अलग से मेंशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, अपने मन से इमेजिन कर लिया ग्रीन वैली अपार्टमेंट्स पुणे। आप लिखना चाहते हो एग्जामिनेशन हॉल पुणे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर अगर इमेजिन कर लो तो बेटर हो जाता है, पढ़ने में सही लगता है कि भाई एग्जामिनेशन हॉल पुणे से कोई जॉब एप्लीकेशन लिख रहा है तो इट साउंड्स अ बिट मतलब ऐसा पॉइंटलेस सा लगता है। सो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनेशन हॉल भी लिख दोगे, दिक्कत नहीं है। सो ग्रीन वैली अपार्टमेंट्स एक इमेजिनरी एड्रेस हमने डाला, ABC अपार्टमेंट लिख दोगे तो भी चल जाएगा,
पुणे, कोई कॉमा नहीं, डेट हमने लिख दिया एक लाइन छोड़कर, फिर एक लाइन छोड़ी, दी एडिटर द डेली क्रॉनिकल जो हमें मेंशन था। अच्छा ये नहीं करना है, दी एडिटर द डेली क्रॉनिकल ये सब आप एक लाइन में नहीं लिखोगे, देखो अलग अलग लाइंस में हमने अच्छे से मेंशन किया हुआ है। 45B मेपल स्ट्रीट पुणे, और हमने पिन कोड के साथ ऐसे मेंशन किया, एक लाइन छोड़ी। सब्जेक्ट आपने दे दिया एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ कंटेंट राइटर। एक मैंने छोटी सी गलती यहाँ पर कर दी, मैंने ये मिस कर दिया है, तो ये मेरा सर इधर मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। सो ये आपने जैसे पीछे हमने यहाँ पे किया था ना अभी, आई शो इट टू यू ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल ऐसे आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ पे सर लिखना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपने इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, कैसे हम इसका कवर लेटर लिखेंगे। तो सबसे ऊपर देखो हम लोगों ने सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ है। अब सेंडर्स एड्रेस हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं था, हमें सिर्फ रिसीवर्स एड्रेस दिया हुआ है, वो भी पूरा डिटेल, और हमें पता है कि ये पुणे का एड्रेस दिया हुआ है, तो हम भी अपने हिसाब से एक इमेजिनरी एड्रेस यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। इफ यू वांट टू राइट एग्जामिनेशन हॉल यू कैन राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वांट टू राइट ABC अपार्टमेंट्स इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इमेजिनरी लिख दिया ग्रीन वैली अपार्टमेंट्स पुणे, ठीक है। मैं पसंद करती हूँ ऐसा इमेजिनरी एड्रेस लिखने का, तो आप भी अगर चाहते हो तो वो लिखो, बेटर रहता है। तो ग्रीन वैली अपार्टमेंट्स पुणे हमने लिखा, क्यों यार, क्योंकि जो जॉब लोकेशन है वो भी पुणे की ही है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉमन सेंस यूज कर लेंगे कि चलो यार प्रेफरेंस मिलती है उन्हीं लोगों को जो नियर बाय रहते हैं, तो भाई पुणे हमने लिख दिया, राइट। अब उसके बाद हमने डेट डाला, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे अभी लेटर टू एडिटर में किया था। दी एडिटर द डेली क्रॉनिकल 45B मेपल स्ट्रीट, आपने एक सिंगल लाइन में सारा एड्रेस नहीं लिखना है, आप इसी तरह से ब्रेक डाउन करोगे, नो कॉमास नथिंग। फिर आपका आ गया सब्जेक्ट लाइन एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ कंटेंट राइटर, यही आपका सब्जेक्ट लाइन होगा अपने सारे टाइप के कवर लेटर में, फिर चाहे कंटेंट राइटर की पोजीशन को आए, टीचर की पोजीशन को आए, रिसेप्शनिस्ट को आए, CA की पोजीशन को आए, आप ये लाइन लिखोगे कि कॉमन सब्जेक्ट लाइन है, एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, ये चेंज हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, ठीक है, आई डोंट नो, हो सकता है थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया। एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ोगे और इधर सैल्यूटेशन लिखोगे, सैल्यूटेशन स्किप हो गया बेटा, तो सैल्यूटेशन आप कर देना, कॉमा नहीं लगा रहे, ठीक है। यहाँ से आप समझ जाना ये जो मैंने जिगजैग ऐसा लाइन बनाया है ये बोल रहे हैं स्किप लाइन, ठीक है। सर आपने लिखा या मैडम, आप जो लिखना चाहें। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी लाइन बता दी है। This is in response to your advertisement published in the Daily Chronicles, ठीक है। क्योंकि भाई ये खुद ही एक न्यूज़पेपर में भी एक मैगजीन है, तो हम वही लिख देते हैं, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द डेली क्रॉनिकल्स। आप चाहो तो यहाँ पे किसी और न्यूज़पेपर का नाम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटेड 5 फरवरी 2025 लिख दिया हमने। उसके बाद आपने वही लाइन कंटिन्यू की, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटर इन योर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, डन। ये हमारा इंट्रोडक्शन डन हो गया। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना है, अपना कॉम्पिटेंसी लेवल, अपने स्किल्स पर बात करनी है। आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हो कि कितने सालों का एक्सपीरियंस है। फ्रेशर हो तो फिर वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई पजेस का मतलब होता है आई ओन, आई हैव, कि भाई मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तो आई पजेस, इफ यू वांट टू राइट आई पजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस। अब आप बोलोगे मैम ये रिक्विजिट क्या है? रिक्विजिट मतलब नेसेसरी, जो जरूरी क्वालिफिकेशंस है इस जॉब के लिए वो मेरे अंदर है, हमने ऐसे लिखा है। सो आई possess the requisite qualifications and a working experience of 2 years for this position। आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करना है। आई एम ईगर टू कॉन्ट्रीब्यूट, इससे ज्यादा कुछ हमें पता नहीं है कि और क्या हम लिख सकते हैं। आप हार्ड वर्किंग हो, आप क्यूरियस हो काम को लेकर, ये सब भी आप ऐड कर सकते हो। बट अगर आप लेट्स से नहीं करना चाहते हो तो आप सीधे सीधे लिख दो कि भाई मैं बहुत ईगर हूँ, मैं बहुत इच्छुक हूँ टू कॉन्ट्रीब्यूट, मैं अपने राइटिंग एक्सपर्टीज को आपके इस एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं एंड फुल्ली यूटिलाइज माय क्रिएटिव पोटेंशियल। और मेरा जो क्रिएटिव पोटेंशियल है ना, मैं उसको फुल्ली यूटिलाइज करना चाहता हूं। अब आप यहाँ पे अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ चेंज कर सकते हो। आप लिख सकते हो आई एम ईगर टू कॉन्ट्रीब्यूट माई टीचिंग एक्सपर्टीज टू योर एस्टीम्ड स्कूल एंड फुल्ली यूटिलाइज माई क्रिएटिव पोटेंशियल। तो टीचिंग में भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन जो भी आपको पूछी गई है। इसके बाद इसके बाद हम लोगों ने क्या प्लान किया था कि पैराग्राफ 3 जो है वो क्या जाएगा, हम उसको कंक्लूड करेंगे क्या बोलकर, enclosed herewith is my brief resume for your consideration। ये लाइन आपको सब में ही लिखनी है, सब में ही लिखनी है, किसी के लिए भी ये जॉब एप्लीकेशन आप लिख रहे हो। फिर आप बाद में कुछ एडिशनल डिटेल्स डालोगे, ये भी आपको हर जगह प्रेजेंट करना है। यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कभी भी मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं।
इफ गिवन अ चांस आई प्रूव माई सेल्फ वर्दी फॉर योर कंसिडरेशन। ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ 3 है ना, ये आप सारे टाइप के कवर लेटर्स में लिख सकते हो। ये कॉमन लाइन है, ठीक है, कॉमन पैराग्राफ है, इनफैक्ट लाइन बोलना गलत हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कॉमन पैराग्राफ है, समझ गए। आप हर कवर लेटर में इसे डाल सकते हो। और फिर आपने इसको एंड करना है योर सिंसेरली काव्या शर्मा, ठीक है, योर सिंसेरली आपने लिख दिया, काव्या शर्मा यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद मैं देखो जानबूझ के मैंने यहीं से बायोडाटा शुरू किया है। आप इस यहाँ पे रेज्यूमे वर्ड भी लिख सकते हो, बायोडाटा भी लिख सकते हो, चलेगा, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस बचा हुआ है। तो हम क्योंकि इनक्लोज कर रहे हैं, साथ में अटैच कर रहे हैं, इसलिए हमने यहीं से शुरू कर दिया। अगर आप चाहो तो आप नेक्स्ट पेज से भी बायोडाटा शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या होता है ना, एक क्वेश्चन का पूरा कंटिन्यूटी बना रहता है। जो आपका चेकर है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने बायोडाटा नहीं किया, मतलब कोई चांस नहीं लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो आप बायोडाटा सेम पेज से भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, आप लास्ट की 2 से 3 लाइन बची है, वहां से बायोडाटा शुरू करो, डजंट मेक सेंस। क्लियर। अब यहाँ पे आपने बायोडाटा लिखा, टॉपिक ऊपर, नेम आपने प्रेजेंट किया, फादर्स नेम सब कुछ इमेजिनरी है, डेट ऑफ बर्थ ये भी इमेजिनरी है, एड्रेस सब कुछ आपने इमेजिनरी डाला हुआ है, कॉन्टैक्ट आपने फोन नंबर ऑब्वियसली नहीं लिखना है, ठीक है, तो आपने ये डाल दिया। ईमेल kavyasharma@gmail.com, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, इट्स फाइन। जीमेल लिखना है लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, email.com लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फेक सा आप यहाँ पे बना लो। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के केस में आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बॉक्स आप बनाएंगे कुछ इस तरीके से, सीरियल नंबर डालना है, ठीक है, नहीं डालना इट्स ओके, कोर्स या डिग्री आप ऊपर एक एक कॉलम बनाओगे, बोर्ड और यूनिवर्सिटी का, और एक परसेंटेज का, ठीक है। और उसके बाद आप यहां पर अपनी क्वालिफिकेशन प्रेजेंट करोगे, सबसे ऊपर जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। अब क्योंकि आपके इस पोजीशन के लिए डिमांड किया हुआ है सामने से ही कि भाई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन मास कॉम, जर्नलिज्म या फिर इंग्लिश, तो भाई मैंने यहाँ पर यूज कर लिया BA इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी, लेट्स से पूरे यूनिवर्सिटी लिख दिया और परसेंटेज लिख दिया अपना, फिर 12th, फिर 10th, आप यहाँ पे इंटरमीडिएट हाई स्कूल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CBSE जो भी आपको लिखना है, अपने जो भी मार्क्स चाहते हो, परसेंटेज चाहते हो, दिल खोल के लिखो, कोई नहीं रोक रहा है, पूरा बढ़िया से 100% कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यार 100% मत लिखना, थोड़ा सा जेन्युइन लगना चाहिए। क्लियर, आपने ये प्रेजेंट कर दिया। नाउ अच्छा, ये बेसिक थोड़ा सा आपके अंदर आइडिया होना चाहिए कि अगर मान लो कोई कॉमर्स फील्ड का है, लेट्स से CA है या कुछ ऐसा है, तो BCom, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइंस की फील्ड का है तो BSc आप डाल सकते हो, राइट। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आप एक्सपीरियंस अपना ऐड ऑन कर सकते हो, वर्कड एज अ कंटेंट राइटर विद अग्रवाल पब्लिकेशंस फॉर 2 years, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं, अग्रवाल पब्लिकेशंस लिखो, तुम जो मर्जी लिखो। यहाँ पर लैंग्वेजेस नोन, फ्रेंच, इंग्लिश एंड हिंदी, और मैंने आपको बोला था हॉबीज एंड ये सारी चीजें लिखना, ये ऑप्शनल है, इफ यू वांट टू यू कैन, इफ यू वांट टू स्किप इट लीव इट। फिर आपने रेफरेंसेस लिख दिए, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया मिस्टर K अग्रवाल, HOD इंग्लिश डिपार्टमेंट पुणे यूनिवर्सिटी, कि भाई जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूँ वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मिस्टर K अग्रवाल, इनसे आप मेरे बारे में पूछ सकते हो, मतलब मेरे कैरेक्टर के बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा। मिस्टर अशोक कुमार सीनियर एडिटर अग्रवाल पब्लिकेशंस, अब मैं जहाँ काम कर चुका हूँ वहाँ के किसी एम्प्लॉय से आप बात कर सकते हो, सीनियर एडिटर थे अग्रवाल पब्लिकेशंस में, तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये रेफरेंसेस हम ऐसे देते हैं। क्लियर। अच्छा, आप यहाँ पर अपना रिज्यूमे, बायोडाटा, जॉब एप्लीकेशन एक तरह से पूरा का पूरा कंक्लूड कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, जो हम रियल लाइफ अपना जॉब लेटर देते हैं ना, जॉब एप्लीकेशन देते हैं, वहां पे कुछ 1-2 चीजें एडिशनल होती हैं, और वो एडिशनल बेटा क्या होता है, वो होता है एक डिक्लेरेशन। तो मैं आपको आगे के लिए भी तैयार कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने थ्रू आउट वो डिक्लेरेशन पर भी बात की थी पेड बैचेस में, राइट। आप लोग यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। लेकिन कई जगहों पर, कई स्कूल्स में डिक्लेरेशन भी बताया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपने रेफरेंसेस लिख लिया है ना, फिर आप एकदम सेंटर अलाइन करके, आप ऐसे समझो कि बिल्कुल सेंटर अलाइन करके हम एक हेडिंग ऐसा डालते हैं। मान लो रेफरेंसेस आपके यहाँ पर खत्म हो गए, तो आप यहाँ पे सेंटर अलाइन करके डिक्लेरेशन वर्ड लिखते हो, एंड इधर आप एक लाइन मेंशन करते हो, क्या, आई हियर बाय कंफर्म that all the above mentioned details are true to my knowledge। कि भाई देखो, जो भी मैंने ऊपर अपनी डिग्री को लेकर, अपने एक्सपीरियंस को लेकर बात बोली है, ये सब बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है। तो ये लाइन आपने लिख दी, और फिर यहाँ पर आप प्लेस और डेट मेंशन कर देते हो। प्लेस आपका पुणे है,
डेट लेट्स से आपने वही लिख दिया 11 फरवरी 2025। मैं आपका एग्जाम डेट लेके चल रही हूँ बिल्कुल, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। और इधर आपने अपना साइन एंड नेम लिख दिया, ठीक है। साइन आपने कुछ भी कर देना है, नेम जो भी आई मीन लेट्स से काव्या का नाम लिखा था तो आपने काव्या यहाँ लिख दिया, ठीक है। साइन आप इस हिसाब से कर दोगे तो ये आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने रेफरेंसेस पे छोड़ दिया है, मार्क्स वहां भी आपको पूरे मिलेंगे 5 on 5। तो डेफिनेटली आप इतना क्यों अपने लिए वर्ड जो है एक्सीड करोगे। ये मैंने क्योंकि आगे के लिए सोचकर कि भैया आगे आपको लाइफ में वैसे भी काम आने वाला है, तो यू शुड राइट डिक्लेरेशन एज वेल। बहुत से स्कूल टीचर्स ये सजेस्ट करते हैं, मैं भी खुद सजेस्ट करती हूँ, लेकिन आप लोग अगर सैंपल पेपर्स वगैरह देखोगे रिसेंटली जो भी कुछ आए, तो वहां पर डिक्लेरेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, तो यू कैन सिंपली स्किप इट। आप अपना जॉब एप्लीकेशन यहाँ पे खत्म कर सकते हो, दैट्स इट, काम खत्म अपना, ठीक है। अब ये जो मैंने टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप इसको अगर पैराग्राफ फॉर्म में करना चाहते हो, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं, मतलब इसी तरीके से इफ यू वांट टू राइट जैसे ये लिखा हुआ है वो भी चलेगा, लेकिन इससे थोड़ी नीटनेस आती है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, तो मैं ये आपको रेकमेंड करूंगी। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारा जॉब एप्लीकेशन भी होता है कंप्लीट। और अब हम शुरू करेंगे इन्विटेशन एंड रिप्लाई। ये आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क में ही आता है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और इन्विटेशन एंड रिप्लाई से आप समझ गए होंगे। देखो रिप्लाई का कॉन्सेप्ट तो इतना ज्यादा इंडियन कल्चर में नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में आ रहा है तो हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। इन्विटेशन, जैसा आप लोग शादी के इन्विटेशन कार्ड्स देखते हो, या आप किसी चीफ गेस्ट को इन्वाइट कर रहे हो, अपनी शादी में आपको आयुष्मान खुराना को बुलाना है, तो उस केस में आप किस तरह से इन्वाइट लिखोगे, ठीक है। और जरूरी नहीं है शादी का इन्विटेशन, अलग अलग इवेंट्स का इन्विटेशन जाता है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी कि किस कैटेगरी में आपको कार्ड प्रेजेंट करना है, कहाँ पर आपको लेटर टाइप लिखना है, रिप्लाईज में आप क्या फॉर्मेट यूज करोगे, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम लोग जल्दी से ना एक बार अपने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं, वो थोड़ा सा जरूरी है। आपको फॉर्मेट का 1 नंबर यहाँ पर मिलता है। कंटेंट जो आपने लिखा है वो 2 मार्क्स का रहेगा। कंटेंट में आप एग्जैक्टली क्या लिखोगे, जिस भी इवेंट के लिए आप इनवाइट कर रहे हो, इनविटेशन लेटर या कार्ड आप जो भी बना रहे हो, उसमें भाई आपका पहले पर्पस कि भाई एग्जैक्टली क्या इवेंट है, ठीक है, कब है, कहाँ है, और कैसे कैसे जो भी डिटेल्स आप देना चाहते हो, ठीक है, कि क्या होने वाला है, एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 50 वर्ड्स का ही लिमिट है, लेकिन जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है, नेसेसरी डिटेल्स हैं, वो आप यहाँ पर प्रेजेंट करोगे। किसके लिए है ये इन्विटेशन, और अगर मान लो कि आप आना चाह रहे हो तो भाई किसको कांटेक्ट करना है, तो ये सारी डिटेल्स आप अपने कंटेंट पार्ट में ऐड करते हो। इसके आपके 2 नंबर बनते हैं। और फिर आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर का तो 1 मार्क है ही। इंग्लिश में हर राइटिंग टास्क में आपको ग्रामर और स्पेलिंग का ध्यान तो रखना ही रखना है, जिसको आप सबसे ज्यादा इग्नोर करते हो। तो इससे टोटल ये बन जाता है एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और इसमें भी आपकी जो वर्ड लिमिट है बेटा वो 50 वर्ड्स ही है, ठीक है। आपको 50 वर्ड्स में अपने इस टास्क को पूरा करना है, इस क्वेश्चन को पूरा करना है। अब इन्विटेशन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को पता है क्या आता है, कि हम लेटर टाइप इन्विटेशन लिखें या हम कार्ड बनाएं। तो भाई तुम ये समझो, एकदम कॉमन सेंस। देखो इन्विटेशन हमारे 2 टाइप के, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। जैसे लेटर में होता था फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल हम बहुत ही कैजुअल मैनर में अगर किसी को लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं कि चल भाई बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, डिनर प्लान करते हैं, ठीक है, लंच पे कहीं मिलते हैं, तो ऐसा कुछ आप कैजुअल इनफॉर्मल वे में किसी को भेज रहे हो, तो उसको आप डेफिनेटली इनफॉर्मल इन्विटेशन बोलोगे। और वो एक लेटर टाइप में जाता है, इनफॉर्मल लेटर के तरीके से जाता है, जिसमें आपको रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना होता। मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगी एग्जाम्पल क्वेश्चंस के साथ। अब जब हम फॉर्मल इन्विटेशन की बात करते हैं बेटा, तो उसमें दोनों वैरायटी चलती है, कार्ड भी एक्सेप्टेड है और आपका लेटर भी एक्सेप्टेड है। अब ये कॉमन सेंस आपको लगाना है कि भाई मान लो कि सेम ही इन्विटेशन आप बल्क में दे रहे हो, बहुत सारे लोगों को बुला रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पर कार्ड बनाओगे ना, ठीक है। लेकिन मान लो कि तुम अपनी शादी में तुमको इनवाइट करना है आयुष्मान खुराना को, तो वहां पे तुम इतना कार्ड्स क्यों छपवाओगे, कार्ड प्रिंट क्यों कराओगे, है ना। वहां पे आप लेटर लिखेंगे। जब आपको किसी इंडिविजुअल को इनवाइट करना है फॉर्मल इवेंट में, फॉर्मल इन्विटेशन आप देना चाहते हो इंडिविजुअल को, तो आप लेटर यूज करोगे, फॉर्मल लेटर का वहां पर पूरा फॉर्मेट रहेगा। और अगर आप लार्जर ऑडियंस को, मान लो कि शादी का इन्विटेशन है तो कार्ड जाएगा, मान लो स्पोर्ट्स मीट है और पेरेंट्स को इन्वाइट कर रहे हो, या कुछ कल्चरल मीट है, आप अपने सोसाइटी के रेजिडेंट्स को इन्वाइट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को बुला रहे हो, वहां पर हम लोग कार्ड यूज करते हैं। वी विल नॉट यूज लेटर देयर।
आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका यहाँ पर। और इसी के साथ हम लोग सबसे पहले कार्ड टाइप इन्विटेशन का फॉर्मेट समझेंगे कि अगर हमें बहुत सारे लोगों को किसी इवेंट में इन्वाइट करना है तो कार्ड टाइप इन्विटेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या डिटेल्स हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले भाई जो होस्ट है, ठीक है, जो बुला रहा है आपको, उसका अब वो सिंगल पर्सन भी हो सकता है या वो मल्टीपल पर्सन भी हो सकते हैं। लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ इनवाइट कर रहे हैं अपने किसी बच्चे की शादी में या मे बी किसी और इवेंट में, तो इस हिसाब से आपका जो है होस्ट या होस्ट दोनों हो सकते हैं। फॉर्मल फ्रेज ऑफ इंट्रोडक्शन, इन्विटेशन सॉरी, आपका फॉर्मल फ्रेज एक जाएगा इन्विटेशन का। बोलो मैम अब ये क्या है, ये फॉर्मल फ्रेज ऑफ इन्विटेशन क्या है? फॉर्मल फ्रेज ऑफ इन्विटेशन मतलब ये सारे, आप इनमें से कोई भी एक अपना फेवरेट चूज करके लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखो, मान लो कि मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता जो है वो इनवाइट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो ये होस्ट हो गए, दो लोग हो गए, और हमेशा अपना मिसेज पहले लिखते हैं, मिस्टर बाद में लिखते हैं, ठीक है। सो आप इस हिसाब से क्या आपका फॉर्मल फ्रेज ऑफ इन्विटेशन रहेगा? solicit your gracious presence on the auspicious occasion of, right? आप इसको इस तरह से लिखेंगे। अब ओकेजन क्या है? ओकेजन वेडिंग हो सकती है या गृह प्रवेश। अब ये फॉर्मल फ्रेज ऑफ इन्विटेशन क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर्मल फ्रेज ऑफ इन्विटेशन, जैसे आप यहाँ पर देखो इतने सारे ऑप्शंस में से आप कोई भी एक चूज कर लो, सारे नहीं लिखने, कोई भी एक चूज करो, इनमें से जो अच्छा लग रहा है आप अपने इन्विटेशन में लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, ये होस्ट्स हैं, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो आपने यहाँ पर क्या यूज किया? सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। अब ओकेजन कुछ भी हो सकता है, शादी हो सकती है, कोई और फंक्शन हो सकता है, इनॉग्रेशन सेरेमनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा ओकेजन के बाद आप वो पर्टिकुलर इवेंट लिखोगे। सो यू कैन यूज दिस। अब मान लो यहाँ पर सिर्फ मिस्टर गुप्ता होते और कोई और आपने साथ में किसी और का नाम नहीं लिखा है, तो सॉलिसिट चेंज हो जाता सॉलिसिट्स में, ठीक है, सॉलिसिट्स हो जाता किस केस में? अगर यहाँ पे हमारा कोई सिंगुलर पर्सन है, कोई सिंगुलर नंबर है, ठीक है, सिंगुलर पर्सन अगर कोई है, राइट। अब मान लो स्कूल के किसी इवेंट में बुला रहे हैं, तो यू कैन सिंपली राइट द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। आपको ना मेंशन रहेगा क्वेश्चन में कि ये इनविटेशन जा किसकी तरफ से रहा है। तो अब स्कूल में है कोई इवेंट, मान लो स्पोर्ट्स मीट है, मान लो कोई एनुअल डे सेलिब्रेशन है, सो द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ ABC स्कूल, कोई भी रैंडम स्कूल होगा, लखनऊ, रिक्वेस्ट द प्लेजर। नाउ सी, यहाँ पर हमने ये वाली लाइन यूज की। सो दिस पर्टिकुलर फ्रेज इज फॉर्मल फ्रेज ऑफ इन्विटेशन कि भाई रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, क्लियर। या आप इसी तरह के सिमिलर अपने सब्जेक्ट लाइन में कुछ और फ्रेजेस ऐड कर सकते हो। आप लिख सकते हो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस, कॉर्डियली इनवाइट्स, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इनवाइट्स, प्लूरल है तो इनवाइट यू टू द, सीक द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस। अब आप बोलो मैम ये सिंगुलर प्लूरल क्या बोल गए आप? यहाँ पे जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, अगर मिस्टर गुप्ता है तो सॉलिसिट्स, रिक्वेस्ट विद एन एस, ठीक है, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट, यहाँ पे कॉर्डियली इनवाइट, अगर सिर्फ मिस्टर गुप्ता की बात हो रही है, सीक्स, ठीक है। तो इस छोटी चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप इनमें से कुछ भी एक चूज कर सकते हो अपने कार्ड में लिखने के लिए। बोलो मैम हमें पर ये लिखना कहाँ पर है, कैसे लिखना है? मैं सब बताऊंगी, टेंशन मत लो। आपने ऊपर लिख दिया, जैसे मिस्टर एंड मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता वाला केस था, यहाँ पर आपने ये ऊपर लिखने, जो होस्ट है ऊपर जाएंगे, उसके बाद फॉर्मल फ्रेज ऑफ इन्विटेशन, यानी कि अगर आप ये चूज कर रहे हो सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, वो आप यहाँ लिखोगे। फिर पर्पस ऑफ इन्विटेशन, फिर आप उस इवेंट का नाम लिखोगे। मान लो कोई स्पोर्ट्स मीट है तो उसका उन्होंने कुछ ना कुछ नाम दिया होगा, लेट्स से उज्जवल कुछ नाम दे दिया, ठीक है, या कुछ भी इस तरीके का हम लोग देते हैं ना, स्कूल्स में मीट का नाम दिया जाता है, आपने वो लिख दिया। फिर आपने डेट्स, टाइम एंड वेन्यू प्रेजेंट किया कि भैया कब हो रहा है, कितने बजे से शुरू है, कहाँ हो रहा है, स्कूल प्लेग्राउंड में, कल्चरल मीट है तो स्कूल ऑडिटोरियम में, या आप जो भी लिखना चाहो। और फिर अगर कोई स्पेशल गेस्ट आपने बुलाया है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? ये एकदम सेंटर अलाइंड होगा, आप सेंटर में लिखोगे इस तरीके से। लेफ्ट साइड में आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज लिखते हो विच इज RSVP। RSVP कैपिटल में होगा। इसका मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेंच वर्ड है, आई मीन एक फ्रेंच फ्रेज है विच इज रेपोंडे सिल वू प्ले। आपको ये पूरा नहीं लिखना, आपको सिर्फ RSVP लिखना है, ठीक है। RSVP मतलब कि आप अगर आ रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई, ओके, प्लीज रिप्लाई। और किस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है वो नंबर आप यहाँ पे लिख दोगे। आप चाहो तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे नेम भी लिख सकते हो, मैं ऐड कर देती हूँ। इफ यू वांट टू राइट नेम यू कैन राइट। क्लियर? अब ये थर्ड पर्सन में लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता लिख रहे हैं कि वी आर इनवाइटिंग यू, नो,
हमने लिखा है मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, थर्ड पर्सन में ये पूरा का पूरा लेटर चलता है, पूरा का पूरा सॉरी इन्विटेशन, कार्ड टाइप इन्विटेशन, नॉट लेटर। और प्रेजेंट टेंस में आप इसे रखोगे, प्रेफरेबली प्रेजेंट टेंस। कई कई सिचुएशंस में आपको फ्यूचर टेंस भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस आप प्रेफर करोगे। समझ में आई बात? अब बोलो मैम समझ तो गए, पर अच्छा कई हमारे इन्विटेशन में ऐसा होता है कि कुछ लिमिटेशंस होती है कि भाई इस कार्ड पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, या आप 6 बजे तक प्लीज बी सीटेड, उसके बाद एंट्री जो है अलाउड नहीं होगी। ये सब कहाँ लिखे? तो ये चीजों के लिए आपका ये राइट साइड पूरा का पूरा वेकेंट रहता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे अलग से पॉइंटर्स बना के, इफ यू विश टू। क्लियर? मान लो यहाँ नहीं लिखना है, कुछ स्कूल्स में क्या करते हैं यहाँ सेंटर पे लिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ सेंटर लाइन करके सबसे नीचे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आ जाओ, हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे। क्या क्वेश्चन है? एज आरव और सानिया मेहता, आप समझ गए हो, बॉयज के लिए आरव, गर्ल्स के लिए सानिया मेहता, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल, ड्राफ्ट फॉर्मल इन्विटेशन फॉर द एनुअल कल्चरल फेस्ट उत्सव 2025। ये उस कल्चरल फेस्ट का नाम है। इनवाइटिंग प्रिंसिपल्स एंड कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स। अब यहाँ पे इन्विटेशन किसे जा रहा है? यहाँ पे इन्विटेशन जा रहा है प्रिंसिपल्स को और दूसरे स्कूल के कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स को, तो इनको इन्विटेशन हमें देना है, ठीक है। और यहाँ पे होस्ट कौन है? यहाँ पे होस्ट है ये स्कूल बेटा, ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल जो है ये होस्ट है, ये स्कूल जो है इनवाइट कर रहा है। अब आप लोग चाहो तो होस्ट में ग्रीनवुड इंटरनेशनल लिख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल, ये आपके ऊपर है। क्लियर? दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है। मेंशन की हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट, आपको जो भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है कि भाई इवेंट में क्या होने वाला है, आप वो ऐड करोगे, और जो भी नेसेसरी डिटेल्स है, लेकिन हाँ वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पता चला आप लिख रहे हो कि पहले क्या करेंगे, पहले गणेश वंदना होगा, फिर ये होगा, वो होगा, ऐसे करके पूरा कहानी नहीं लिखना है, रिपोर्ट नहीं लिख रहे हो आप, इन्विटेशन लिख रहे हो, कीवर्ड्स की पॉइंट्स अपने हाईलाइट करोगे, दैट्स इट। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम बॉक्स बनाते हैं, कार्ड टाइप में बॉक्स बनेगा फॉर श्योर। नोटिस के बाद ये कार्ड टाइप है जिसमें हम बॉक्स बनाएंगे। अब हमने क्या किया, सारा सेंटर अलाइन कर दिया। ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल कॉर्डियली इनवाइट्स, ठीक है। इनवाइट्स क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये एक सिंगल एंटिटी है, सिंगुलर नंबर है, ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल्स नहीं है, ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल। अब मान लो आप यहाँ पर लिखते हैं द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल, तो आप लिखते कॉर्डियली इनवाइट, फिर आप एस नहीं लगाते, ठीक है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स एंड कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स, अब इनवाइट किसे कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स को और कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स को इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। और फिर ये छोटे छोटे आप यहाँ पर प्रेपोजिशंस ऐड करोगे, किस चीज के लिए इनवाइट कर रहे हैं, उत्सव 2025 द एनुअल कल्चरल फेस्ट। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा अपना फॉन्ट बढ़ा के लिख सकते हो, आप अपने पेन आप ऐसे समझो कि 2 लाइंस आपने ले ली चाहे यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ये रिसोर्स है कि मैं अपना बोल्ड कर सकती हूँ, कुछ आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा बड़ा सा इसको लिख सकते हो, अंडरलाइन करना चाहो अंडरलाइन भी कर सकते हो। फीचरिंग डांस, म्यूजिक, ड्रामा एंड आर्ट कॉम्पिटिशन, ये हमने लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि यू विल हैव टू मेंशन द की हाइलाइट्स, कि भाई इस प्रोग्राम में होने क्या वाला है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फीचरिंग डांस, म्यूजिक, ड्रामा एंड आर्ट कॉम्पिटिशन। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, आप सीधे सीधे भी लिख सकते हो फॉर उत्सव 2025 द एनुअल कल्चरल फेस्ट, दैट्स इट। ये लाइन स्किप करके ऑन डेट से पहले हम ऑन लिखेंगे, ऑन कब है, 20 फरवरी 2025, 20 फरवरी को हमारा ये प्रोग्राम है, 11:30 AM ऑनवर्ड्स, ठीक है। 11:30 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। एट हमें लिखना है स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, तो स्कूल ऑडिटोरियम में ये कल्चरल फेस्ट जो है सेलिब्रेट हो रहा है, आपने लिख दिया। अब आप एक तरह से देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस ही होता है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक इसको अगर सिंगल लाइन में लिखोगे तो ये एक सेंटेंस है जिसको हमने ऐसे ब्रेक डाउन किया है, सेंटर अलाइन किया है कार्ड टाइप इन्विटेशन के लिए। और फिर लेफ्ट अलाइन करके आप RSVP, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सान्या मेहता, गर्ल्स सान्या मेहता लिखेंगे, बॉयज दूसरा नाम लिखेंगे, कल्चरल सेक्रेटरी या ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, और लास्ट में एक नंबर जरूर देना। अच्छा, इफ यू विश टू आप यहाँ पे एक मेल भी लिख सकते हो, स्कूल की मेल, इट्स ऑप्शनल। अगर नहीं लिख रहे हो, कोई ऐसा नहीं है कि लिखना ही है, ऐसा कंपल्शन कुछ भी नहीं है। कंपल्शन जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब कुछ एडिशनल जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई मान लो मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि कार्ड इज वैलिड फॉर 2 गेस्ट्स, कि भाई जो ये कार्ड है ना, इस कार्ड में से 2 ही गेस्ट आएंगे, तो वो आप राइट साइड में लिखते हो, ठीक है। आप राइट साइड में लिखते हो प्लीज बी सीटेड बाय दिस, लेट्स से 11:30 से प्रोग्राम है, सो प्लीज बी सीटेड बाय 11 AM लिख दिया आपने। क्लियर? तो ये एडिशनल डिटेल सारी राइट साइड में जाती है, और इस तरीके से आप अपने कार्ड टाइप इन्विटेशन को बनाते हैं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, शॉर्ट राइटिंग टास्क है, फटाफट से ये करके आगे बढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ गया कार्ड टाइप आप कब लिखोगे। अब अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हमें किसी एक को इनवाइट करना है, तो क्या हम उस केस में कार्ड लिखेंगे?
बिल्कुल नहीं, हम वहां पे कार्ड नहीं बनाएंगे बेटा, क्योंकि एक ही इंसान को बुलाना है। तो उधर हम लोग ना लेटर टाइप इन्विटेशन बनाएंगे अपना। कौन सा इन्विटेशन हमारा चलेगा? लेटर टाइप। ठीक है, हम बनाएंगे लेटर टाइप इन्विटेशन ऑब्वियसली, राइट। क्वेश्चन देखो क्या, यू आर अनन्या और अर्जुन द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन। ठीक है, आपके स्कूल में ये इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन हो रहा है। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है बेटा? सनराइज पब्लिक स्कूल, याद रखना। ठीक है, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस हो सकता है, क्योंकि हमें इसे लेटर टाइप इन्विटेशन बनाना है, और क्योंकि एक फॉर्मल है तो भाई सेंडर्स एड्रेस तो खैर दोनों में लिखा होता है, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन ऑन 5th मार्च। ये डिटेल है अपने ड्रामा कॉम्पिटिशन की। यू विश टू इनवाइट मिस राधिका मेनन। किसे बुलाना है? राधिका मेनन को बुलाना है। ठीक है, ये रिसीवर है हमारे इस लेटर की, ये हमारे इस लेटर की रिसीवर है, इनको ये लेटर जाएगा। अ रेनाउंड थिएटर आर्टिस्ट, जो बहुत बड़ी थिएटर आर्टिस्ट है, टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट, उनको चीफ गेस्ट बनाना है। ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन, तो बोला है कि आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन बनाना है और उनको रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज आप यहाँ पर आइए, मेंशनिंग की डिटेल्स ऑफ द इवेंट। अब आपको इवेंट की डिटेल्स बनानी है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर एक चीज ऐड कर रहे हो, यू कैन स्किप दिस पार्ट एज वेल इफ यू डोंट वांट टू, बिकॉज वर्ड लिमिट एनीवे क्रॉस हो जाएगी, फिर 50 वर्ड से ऊपर हो जाएगा, और वो भी आपके लिए फिर बैकफायर कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब इस केस में आप क्या करोगे? देखो, लेटर टाइप अभी हम पीछे हमने लेटर टू एडिटर किया, हमने जॉब एप्लीकेशन किया, उसमें हमने फॉर्मल लेटर का बहुत अच्छे से फॉर्मेट समझा। ठीक है, वही फॉर्मेट यहाँ लगाना है, बस सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें रिसीवर के एड्रेस को एज सच प्रेजेंट नहीं किया गया है क्वेश्चन में, हमें रिसीवर्स एड्रेस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मिला है तो मिस राधिका मेनन ये नाम। तो आपके पास इस पे भी देखो छूट है बिल्कुल, अगर आपके क्वेश्चन में फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस गिवन नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर नाम भी गिवन है तो फिर आपको बेटा लिखना पड़ेगा। आप रिसीवर्स एड्रेस में उस इंसान का नाम मेंशन कर दो, नीचे एक इमेजिनरी एड्रेस क्रिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से यहाँ पर नहीं लिखा होता मिस राधिका मेनन या मेंशन नहीं किया गया होता कुछ, आप इस पूरे पार्ट को स्किप कर सकते हो, रिसीवर्स एड्रेस नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चूंकि मिस राधिका मेनन लिखा हुआ है तो मैं इसीलिए इसको मेंशन कर रही हूँ। अब सनराइज पब्लिक स्कूल, ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया। ठीक है, ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया। क्लियर क्लियर। सनराइज पब्लिक स्कूल गिवन था, ये मैंने अपनी मर्जी से प्लान किया, अपनी मर्जी से एक इमेजिनरी हमने यहाँ पर एक सिटी डाल दी, फिर हमने यहाँ पे डेट, एक लाइन स्किप की, डेट डाला, मिस राधिका मेनन हमने रखा। ये किस केस में रखना है? आप अलग अलग अगर सैम्पल पेपर्स की बुक देखोगे या जो भी आपके पास जिस भी बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, उसमें देखना कुछ क्वेश्चंस में तो रिसीवर्स एड्रेस है, कुछ में नहीं है, और ये कहां से कौन डिसाइड करेगा? ये आपका क्वेश्चन डिसाइड करेगा। अगर आपके क्वेश्चन में नाम भी गिवन है ना, तो आप रिसीवर्स एड्रेस में उस इंसान का नाम डालो, नीचे अपना एक इमेजिनरी सिटी डाल दो। अगर आपके पास रिसीवर्स एड्रेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा ये आपके सामने एक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो गया है कि भाई बिल्कुल आप क्वेश्चन ही छोड़ दोगे करना, कोई इशू नहीं है। आप कुछ मत लिखो, सीधा डेट के बाद आप सब्जेक्ट पर आ सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे मिस राधिका मेनन गिवन है तो मैंने मेंशन कर दिया। अब सब्जेक्ट क्या है? इन्विटेशन टू बी द चीफ गेस्ट फॉर इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन। आप चाहो तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, अगर आपको वो बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है आप सिर्फ इतना भी लिख दो, इन्विटेशन टू बी द चीफ गेस्ट। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी आप इसको हटा ही दो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, आप इन्विटेशन टू बी द चीफ गेस्ट इतना लिख सकते हो। आप इसके आगे भी लिखते हो, ये मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, पर ये हमें रेकमेंड किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि हम अपने सब्जेक्ट को थोड़ा छोटा ही रखें तो बेटर है। तो उसको उस एक डिसीजन को मेंटेन करने के लिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, इफ यू वांट टू राइट दिस मच इट्स फाइन, इन्विटेशन टू बी द चीफ गेस्ट, दैट्स इट। ओके, अब आपने अपना जो है कंटेंट लिखना शुरू किया, आपने लिख दिया मैडम, वाई? बिकॉज राधिका मेनन को लिख रहे हो, सर मत लिख देना यहाँ पर। डन। नाउ द कल्चरल सोसाइटी, अब आपको सबसे पहले अपने उस इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताना होगा। ठीक है, अपने इवेंट के बारे में कि भैया क्या क्या प्लान हो रहा है, ये कहां से मिलेगा आपको? ये क्वेश्चन से मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन से मिलेगा। कौन प्लान कर रहा है? कल्चरल सेक्रेटरी है ये, तो डेफिनेटली कल्चरल सोसाइटी प्लान कर रही होगी, राइट। अगर आपको लग रहा है मैम हमें नहीं पता कि कल्चरल सोसाइटी लिखना है क्या लिखना है, आप लिख दो द स्कूल। ठीक है, आप सिंपली लिख दो, सीधे लिख दो द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ। सो द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, अब यहाँ पे कोई भी और टेंस नहीं चलेगा, आप इज ऑर्गेनाइजिंग ही लिखोगे। एंड इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन ऑन 5th मार्च 2025 at 11 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। आपने हर एक चीज लिख दी, कब है, कितने बजे से शुरू है और कहां पर है।
क्या है वो भी बता दिया, इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, या थोड़ा और बढ़िया लिखना है तो कल्चरल सोसाइटी। पहले आपको ये लिखना जरूरी है, फिर आप बताओ, फिर आप उनको थोड़ा सा सब बटरिंग सा करके अच्छी सी लैंग्वेज में कि वी आर ऑनर्ड टू इनवाइट यू एज द चीफ गेस्ट, हम आपको जो है चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना चाहते हैं। क्यों, रीजन भी दे दो थोड़ा सा, और हम इसमें बढ़िया से हनी लगाकर एकदम बटरिंग करेंगे बढ़िया करके। चीफ गेस्ट बुलाना है ना, मानेंगे नहीं वरना। एज योर प्रेजेंस, क्योंकि आपकी प्रेजेंस से और आपके वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट से हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत इंस्पायर होंगे। ठीक है, ये मैंने ना एक कॉमन लाइन निकाली है जो आप ऑलमोस्ट हर एक, ऑब्वियसली आप जिसको भी इनवाइट करोगे वो इसी सेंस में करोगे कि या तो वो चीफ गेस्ट बनकर आएगा, या वो कोई स्पीच देगा, या कोई टॉक देगा, या जज बनकर आएगा। इस तरह से ही क्वेश्चंस देखे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो है ना एक लाइन, कॉमन लाइन बनाई है, विच यू कैन यूज इन मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। एज योर प्रेजेंस, क्योंकि आपकी प्रेजेंस और आपका जो वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट है वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा। तो ये आपने लिख दिया। लास्ट में एक कॉमन लाइन जो आप ऐड करोगे, वी ईगरली अवेट योर रिस्पॉन्स। सारे इन्विटेशन लेटर टाइप में आप लिख सकते हो, या द कार्ड टाइप में हम RSVP लिख रहे थे, तो इट्स लाइक कि आप ये लाइन अपने इस लेटर टाइप में डालोगे, वी ईगरली अवेट योर रिस्पॉन्स, और इधर कोई भी बॉक्स नहीं बनाएगा, नो बॉक्स रिक्वायर्ड। समझ में आई बात, लेटर टाइप है। अच्छा, अब बोलोगे मैम बस इतना, इसके बाद वो सब कहाँ गया, योर सिंसेरली और मेरे भाई योर सिंसेरली वगैरह, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया पीछे। आप लोग कोशिश करना एक ही पेज में आ जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी, एक लाइन आपने ये छोड़ी, एक लाइन छोड़ते ही आप यहाँ पे लिखोगे योर सिंसेरली अनन्या, कल्चरल सेक्रेटरी। लेफ्ट अलाइन रहेगा सारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कौन सा टाइप आ गया हमारे पास। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। योर सिटी कैलकटा इज ऑल सेट फॉर द विंटर। आपका शहर है कैलकटा एकदम विंटर्स के लिए रेडी है। द स्ट्रीट्स आर डेकोरेटेड फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। गलियां जो एकदम न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए सजी हुई हैं। फेयर्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, सर्कस इज कमिंग इन टाउन। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं आसपास। दिस इज ऑल्सो द टाइम फॉर डिलाइटफुल सीजनल ट्रीट्स। और जो सीजनल मिठाइयां होती हैं, डिलिशियस स्वीट्स, ये सबका टाइम है। राइट एन इन्विटेशन, 50 वर्ड्स में इन्विटेशन लिखना है। अपने पेन पाल को बुलाना है, अपने बहुत अच्छे दोस्त को बुलाना है, हु इज विजिटिंग फ्रॉम जापान, जो जापान से आ रहा है, एंड जॉइन द मेरीमेंट विद यू एंड योर फैमिली। अब खुद से बताओ ये क्या फॉर्मल इन्विटेशन होगा। आप अपने एक फ्रेंड को बुला रहे हो, ठीक है, आपको अपने एक फ्रेंड को बुलाना है, तो ये कैसे आपका फॉर्मल इन्विटेशन हो सकता है। तो ये बेटा डेफिनेटली इनफॉर्मल इन्विटेशन होगा। और अभी जस्ट मैंने जो आपको वो फ्लो चार्ट दिखाया ना सुंदर सा, तुम तो बोल नहीं रहे हो सुंदर, मैं ही खुद बोल देती हूँ। सो इनफॉर्मल इन्विटेशन जो सुंदर सा मैंने तुमको पूरा फ्लो चार्ट दिखाया, उसमें मैंने साफ साफ लिखा था कि उसमें आपको कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, वो एक लेटर टाइप होगा। लेटर टाइप यानी वो एक इनफॉर्मल लेटर होगा, उसमें आपको कोई सब्जेक्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब वो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो, इसका भी मैं आपको पूरा फॉर्मेट बता रही हूँ। आप सबसे पहले डालोगे सेंडर्स एड्रेस। अगेन हमें सेंडर्स एड्रेस नहीं गिवन है, ठीक है, हमें बस इतना पता है कि ये कैलकाटा में किसी जगह की बात हो रही है, तो हमने अपनी मर्जी से एक इमेजिनरी जो है एड्रेस डाल दिया। इफ यू वांट टू राइट एग्जामिनेशन हॉल, इट्स फाइन, इट विल वर्क। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम्हारा वो कंफ्यूजन दूर होता चला जाए। उसके बाद एक लाइन छोड़ी, डेट आपने लिख दी, अभी तक तो एकदम रट चुके हो गए ये चीजें। फिर लाइन छोड़ी। अब ये क्योंकि एक इनफॉर्मल लेटर है, तो यहाँ पे आपको रिसीवर्स एड्रेस की कोई नीड नहीं है, और आपको सब्जेक्ट लाइन की भी जरूरत नहीं है। सीधा आपने डियर आयुषी लिख दिया, अपनी फ्रेंड का कोई भी नाम आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई फील ग्रेट प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू। अब आप सीधे सीधे इसको ऐसे शुरू कर सकते हो। इनफॉर्मल है तो आप आराम से, इसमें कोई ऐसा फिक्स्ड लाइन नहीं है कि यही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सिंपल अपनी बिगिनिंग करोगे, आई फील ग्रेट प्लेजर, आई एम सो हैप्पी टू इन्वाइट यू, ये भी लिख सकते हो। लो, बहुत ही सिंपल। अगर किसी को इतना भारी भरकम शब्द भी नहीं लिखना, इतना भारी भरकम फ्रेज भी नहीं लिखना, आई एम सो हैप्पी टू इन्वाइट यू, आई एम सो हैप्पी की जगह आई एम हैप्पी, ठीक है, सो हैप्पी नहीं। I am happy to invite you to celebrate the new year with my family in Calcutta. The city is beautifully decorated. अब और क्या ही लिखोगे, है ना। इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पेसिफिक डेट, टाइम, वेन्यू मेंशन करने की जरूरत है, या अगर आप चाहो तो आप कर भी सकते हो। आप न्यू ईयर विद माई फैमिली ऑन, आप लिख दो न्यू ईयर ईव मनाना है ऑन 31 दिसंबर, जो कि नोन है, ऑब्वियस है। या अगर आप न्यू ईयर की बात करें, क्वेश्चन में न्यू ईयर ईव नहीं लिखा है, वैसे न्यू ईयर ही लिखा है, तो मान के चलो कि भाई 1 जनवरी को सेलिब्रेट करना है, तो आप अगर चाह रहे हो तो इसका कंटेंट अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। आप स्पेसिफिक डिनर का टाइमिंग वाइमिंग दे सकते हो इफ यू वांट टू, बट क्योंकि क्वेश्चन में इतना ज्यादा मेंशन नहीं था,
तो हमने सिंपली लिख दिया, द सिटी इज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड वेरियस फेयर्स एंड सर्कस आर एडिंग टू द एक्साइटमेंट। क्वेश्चन से उठाना है। देखो मैं बेस्ट पॉसिबल वो ट्राई कर रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चन से जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सको इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट क्वेश्चन से उठाया, दिस इज ऑल्सो द परफेक्ट टाइम टू relish डिलिशियस सीजनल स्वीट्स। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। काइंडली जॉइन अस फॉर द सेलिब्रेशंस, इट विल बी ग्रेट फन टू हैव यू विद अस ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। राइट, कि बड़ा मजा आएगा अगर इस स्पेशल ओकेजन में आप हमारे साथ होंगे। सिंपल आपने ये लिख दिया है। मान लो कोई फ्रेंड डिनर पे इनवाइट कर रहा है, तो आप वहां पे क्या लिखोगे, आई एम हैप्पी टू इनवाइट यू टू सेलिब्रेट माई लेट्स से माई मदर्स प्रमोशन। ठीक है, माई मदर्स प्रमोशन, फुल स्टॉप। उसके बाद वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ स्मॉल डिनर फॉर आर क्लोज एंड डियर नियर एंड डियर वंस। इस तरीके से करके आपने लिख दिया, फॉर आर क्लोज फ्रेंड्स आप ऐसे करके लिख दो। सो प्लीज ज्वाइन अस ऑन, ये डेट लिख दी, टाइमिंग लिख दिया और वेन्यू लिख दिया। ठीक है, एट आवर प्लेस, फुल स्टॉप। ये करके आपने लिख दिया एट आवर प्लेस, मतलब हमारे घर पे आप हमें ज्वाइन करो। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन क्या आपसे डिमांड कर रहा है। तो आप ये छोटे छोटे फ्रेजेस लाइंस लगाकर अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की बात हो रही है, तो थोड़ा सा मैं डाइसी थी इस मामले में कि यार 31st बुला लेना चाहिए, 1st, 2nd, 3rd, क्योंकि वो न्यू ईयर तो चलता रहता है सेलिब्रेशन। तो इसलिए मैंने इसको एकदम टाइम बाउंड नहीं किया, एक छोटा सा इनवाइट भेजा है सिर्फ ये बोलते हुए कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं हमारे साथ फैमिली के साथ कैलकाटा में। राइट, तो ये भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद यू कैन एंड इट विद दिस लाइन, इट विल बी ग्रेट फन टू हैव यू विद अस ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। लास्ट में, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल लेटर है, तो आपको यहाँ पर योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे यहाँ पर योर्स अफेक्शनेटली, सिंसियरली, ट्रूली, फेथफुली, ओबीडियंटली कुछ नहीं लिखना है, अफेक्शनेटली लिखोगे यहाँ पर। और लास्ट में जिस भी इंसान ने ये लेटर लिखा है उसका नाम, शिवानी, दैट्स इट। और यहां पर भी कोई बॉक्स नहीं बनेगा, सिंपल एक इनफॉर्मल लेटर के तौर पर ये आपका इनविटेशन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम रिप्लाईज पे। अब मान लो कि इनवाइट तो आ गया, इंडिया में ये रिप्लाई का कल्चर है नहीं वैसे, पर फॉरेन कंट्रीज में है। तो अब आपको किसी ने इन्वाइट किया है तो हमको उनको रिप्लाई भी देना होता है, हमें बताना होता है कि हम भाई आपके इवेंट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले आपको ना अपने इनविटेशन को एक्नॉलेज करना है कि भाई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ये एक्नॉलेजमेंट होता है, आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है जिसने भी आपको इनवाइट किया है उसके लिए। आपको बहुत ब्रीफ और स्पेसिफिक, कथा कहानी नहीं सुनानी है कि आप आ रहे हो, आप नहीं आ रहे हो तो उसके पीछे इतने सारे रीजन है, ऐसा नहीं। पूरी कहानियां नहीं सुनानी है, एक आध दो आप एक रीजन देकर, दो भी नहीं, एक छोटा सा रीजन देकर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप बताओगे। अगर आप रिफ्यूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके लिए तो बहुत सिंपल सी आपको एक लाइन देनी है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन। ये जो एक्नॉलेजमेंट की बात हो रही है ना, ये जो थैंक यू बोलने की बात हो रही है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की बात हो रही है, ये आप देखोगे यूजुअली थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। इट इज लाइक कि मान लो मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता को इनवाइट आया है, सॉरी मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता को इनवाइट आया है और अब वो एक रिप्लाई प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखोगे यूजुअली एक ट्रेंड रहा है हमेशा से कि उसको थर्ड पर्सन में लिखने को कहा जाता है। कैसे लिखोगे रिप्लाई, मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड फॉर योर इन्विटेशन। ओके, ऐसे करके हम लिखते हैं कि थर्ड पर्सन के फॉर्म में वो रिप्लाई जा रहा है। लेकिन बेटा दिस इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल, ऐसा नहीं है कि आपको थर्ड पर्सन में ही वो रिप्लाई लिखना है। अब थोड़ा सा चेंज देखने मिला है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स में सोल्यूशन अगर आप देखोगे इनविटेशन रिप्लाई का, तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट पर्सन में भी रिप्लाई जाता है कि भाई मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता खुद से भी रिप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन में भी आप रिप्लाई कर सकते हो। हालांकि थर्ड पर्सन भी एक्सेप्टेड है, प्लस यहाँ पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, फर्स्ट पर्सन भी चलेगा। अब बोलो मैम ये सब क्या कह रहे हो आप, एग्जाम्पल से दिखाओ, अभी दिखाऊंगी। इफ एक्सेप्टिंग, मान लो तुम जा रहे हो पार्टी में, जो भी इवेंट है उसमें जा रहे हो, तो आप डेट और टाइम एक बार कंफर्म कर दो कि भाई ठीक है ये आपका प्रोग्राम है एंड आई कंफर्म माय प्रेजेंस, राइट। अगर मना कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, तो आपको रीजन देना पड़ेगा। ये कोई नहीं लिखेगा कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझे नहीं अच्छा लगता इतनी भीड़ में आना, ये रीजन नहीं होता, आई डोंट काउंट इट एज अ रीजन। ठीक है, तो आपको रीजन देना होगा, आप बता दो कोई अर्जेंट काम है, प्रायर एंगेजमेंट है या कोई बीमार है घर पे, आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड कन्वे योर बेस्ट विशेस, और अपने बेस्ट विशेस देना नहीं भूलना है। डन। गिव डेट एंड एड्रेस एट टॉप लेफ्ट हैंड साइड, ये तो खैर अभी तक हम लेटर्स में करते आ रहे हैं, तो इसमें भी हम करेंगे। तो रिप्लाई भी बेटा आपका लेटर टाइप ही जाता है। अब रिप्लाई देने के लिए कौन कार्ड बनाएगा,
कार्ड छपवाओगे क्या? ठीक है, क्वेश्चन से हम इसे समझेंगे। मैं ज्यादा भरोसा ना क्वेश्चन से करती हूँ, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। यू आर रान्या लाल मोहन, एन एनवायरमेंटल लॉयर। आप कौन हो? रान्या लाल मोहन हो, एक एनवायरमेंटल लॉयर हो। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम लिबरल आर्ट्स कॉलेज इन सोनीपत हरियाणा। आपको एक इन्विटेशन आया है, कहाँ से? लिबरल आर्ट्स कॉलेज से, विच इज इन सोनीपत हरियाणा। और आपको बोला है कि आपको ना एक टॉक देनी है, एक स्पीच देनी है, करियर्स इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। हालांकि एक टॉक और स्पीच में फर्क होता है, लेकिन आप समझ लो कि वैसे ही आप जैसे टेड टॉक वगैरह होता है, तो आपको इस तरीके से अपनी व्यूज प्रेजेंट करने हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। डेट क्या है? 30 मार्च 2025, 11 बजे सुबह, इन द यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम। अब आपको रिस्पॉन्स ऑफ एक्सेप्टेंस देना है, ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि एक्सेप्ट करना है कि डिक्लाइन करना है, 50 वर्ड्स, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अब आप कैसे प्रेजेंट करोगे? ये आपका लेटर फॉर्मेट है पूरा। आपने सबसे ऊपर लिखना है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सबसे ऊपर जाएगा आपका सेंडर्स एड्रेस। आप सेंडर का एड्रेस तो बोलो मैम क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, फिर हम कहां से लिख दें? अगेन आप इमेजिन करोगे और आपको दिख रहा है साफ साफ कि भाई रिसीवर जो है वो सोनीपत हरियाणा का, तो आप ये लोकेशन यूज कर लो। लिबरल आर्ट्स कॉलेज मत लिखना पूरा, ठीक है? वो आप उनको रिप्लाई लिख रहे हो, दिस इज नॉट एन इन्विटेशन, ये एक रिप्लाई है। तो आप भी सोनीपत हरियाणा में रहते हो, आपने डेट लिख दिया, और यहाँ पे क्योंकि ये एक फॉर्मल रिप्लाई है, क्योंकि ये एक फॉर्मल रिप्लाई है, ठीक है, तो प्रॉपर इसमें सब कुछ सब्जेक्ट वब्जेक्ट आप लिखोगे, राइट? अब इधर इधर ध्यान दो, लिबरल आर्ट्स कॉलेज सोनीपत हरियाणा, ये आपने लिख दिया रिसीवर्स एड्रेस। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। फिर आपने लिखा एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखोगे? अगर आप इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये कॉमन सब्जेक्ट होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन। अगर आप इन्विटेशन रिजेक्ट कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे? आप रिजेक्शन ऑफ इन्विटेशन मत लिखना, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सा पोलाइट सा सब्जेक्ट लाइन बताऊंगी जब हम एक डिक्लाइन वाला एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ ध्यान दो, अब हमने यहाँ लिख दिया सर, ओके, थैंक यू फॉर एक्सटेंडिंग एन इन्विटेशन। अब ये आप देख रहे हो, हमने एक्नॉलेज करा है, हमने एक्नॉलेज करा है, अपना थैंक यू भी प्रेजेंट किया और ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस कर दिया। थैंक यू फॉर एक्सटेंडिंग एन इन्विटेशन टू मी। आप देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में मैंने लिखा हुआ है, क्लियर? हम थर्ड पर्सन अवॉइड कर रहे हैं, हालांकि अगर आपको हैबिट में ही है कि आप थर्ड पर्सन से लिखना पसंद करते हो तो आप लिख सकते हो। थर्ड पर्सन से लिखने का मतलब क्या हुआ? थर्ड पर्सन से लिखने का मतलब ये हुआ कि हु इज द पर्सन? रान्या लाल मोहन। अगर आपको थर्ड पर्सन से लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? रान्या लाल मोहन extends his gratitude for inviting him to give a, बस बाकी सब यहां से, ठीक है? और ये ई हटा देते हैं, यहां तक ये होता है थर्ड पर्सन में लिखना। तो अगर आप थर्ड पर्सन से इंट्रो करना चाहते हो, आपको लग रहा है नहीं यार हमारी यही हैबिट बनी हुई है, तो आप ऐसे ही लिखो, रान्या लाल मोहन extends his gratitude for inviting him to give a talk on careers in environmental conservation on 30th March 2025 at 11 AM in the university auditorium। ये हमने हर एक चीज कंफर्म कर दी कि भाई जो हमें इन्विटेशन में डेट, लोकेशन, टाइम वाइम बताया हुआ है वो ये है, लिख दिया। इसके बाद इधर मैंने फर्स्ट पर्सन से लिखा, आई एम ऑनर्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, कि भाई मैं बहुत खुश हूं आपका ये इन्विटेशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इट्स माई ऑनर, राइट, ये मेरा सौभाग्य है। सो अब ये लाइन आप स्किप कर सकते हो। आप इसको अगर थर्ड पर्सन में लिखना चाहो तो ही इज ऑनर्ड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड लुक फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग विद स्टूडेंट्स एंड शेयरिंग इनसाइट्स ऑन दिस क्रूशियल फील्ड। आप थर्ड पर्सन में लिखना चाहो तो ये जो मैंने बातें बोली आप ऐसे लिखोगे। अगर आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है फर्स्ट पर्सन में, कोई इशू नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं होता है, आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, क्लियर? तो आई एम ऑनर्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, ये लाइन आप हर एक में यूज कर सकते हो, हर एक रिप्लाई में, फॉर्मल रिप्लाई जो है, एंड लुक फॉरवर्ड, और मैं ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे बहुत अच्छे इंटरैक्टिव सेशन करने मिलेगा स्टूडेंट्स के साथ, और अपने इनसाइट्स शेयर करने, अपने इनपुट शेयर करने मिलेगा बच्चों के साथ इस इंपॉर्टेंट फील्ड में। आई हियर बाय कंफर्म माई प्रेजेंस, ये आपको हर एक्सेप्टेंस वाले लेटर में लिखना है कि भाई मैं अपनी प्रेजेंस कंफर्म करता हूँ कि मैं आने वाला हूँ, डन, ये आपको लिखना ही लिखना है। अब यहां से आप अपने हर एक रिप्लाई के लिए क्या कॉमन लाइंस निकालोगे? पहली लाइन, थैंक यू फॉर एक्सटेंडिंग एन इन्विटेशन टू मी। अब यहां से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, हो सकता है आपको किसी जगह चीफ गेस्ट बनकर बुलाया गया हो, टू सॉरी ये कैसे लिखोगे? थैंक यू फॉर एक्सटेंडिंग एन इन्विटेशन फॉर इन्वाइटिंग मी एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है, फॉर इंटर हाउस लेट्स से डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन, डेट लिख दी, एट ये टाइमिंग लिख दी, इन द यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम या स्कूल ऑडिटोरियम है जो भी है।
आई एम ऑनर्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, बस आपने ये लाइन लिख देनी है, एंड लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, ये आप लिख सकते हो अगर स्कूल से रिलेटेड है। मान लो स्कूल से रिलेटेड नहीं है, कुछ नॉर्मल सा जनरल सा है, तो इतना लिख के भी काम बन जाएगा। आई हियर बाय कन्फर्म माई प्रेजेंस, देन इट्स ओवर। अब एंड वाला जो हमारा क्लोजिंग है, I mean, जो हमारा लास्ट में सिग्नेचर वगैरह हम करते हैं, योर सिंसियरली रान्या लाल मोहन। ठीक है, क्लियर है? ये इस तरह से आप अपना रिप्लाई जो है वो लिखते हो। अब मान लो कि आपको रिजेक्ट करना है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में तो आपने एक्सेप्ट किया ना, अब आप रिजेक्ट कर रहे हो, रिजेक्शन में क्या लिखोगे? देखो क्वेश्चन क्या है, यू आर किरण सिंह, अ फार्मर रिजाइडिंग इन बठिंडा पंजाब। अब देखो फार्मर को बुलाया गया है किसी रीजन से, बहुत अच्छा, मतलब आई लव दिस क्वेश्चन। यू हैड बीन इन्वाइटेड टू पठानकोट इंटरनेशनल स्कूल, आपको पठानकोट इंटरनेशनल स्कूल में बुलाया है टू अटेंड अ Q&A सेशन, एक Q&A सेशन के लिए, ऑन योर वर्क एज अ फार्मर फॉर द करियर फेयर। इतना विजनरी क्वेश्चन है, नहीं मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आप इस साल अपने एग्जाम्स में ना, अपने एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ही डिफरेंट। आप एक फार्मर है, ठीक है, किरण सिंह आपका नाम है, और आप बठिंडा पंजाब के रहने वाले हो, तो हमें मिल गया है यहाँ पर एक एड्रेस। यू हैड बीन इन्वाइटेड, आपको पठानकोट इंटरनेशनल स्कूल बुलवाया गया है Q&A सेशन के लिए, जहां पर आप बच्चों को बताओगे कि आपका जो लाइफ है, आपका जो काम है एज अ फार्मर, वो कैसा है। However, someone in your family has fallen gravely ill, आपकी फैमिली में कोई बहुत सीरियसली बीमार हो गया है, ग्रेवली इज सीरियसली बीमार हो गया है, और आपको पूरा अटेंशन वहां पे करना पड़ेगा। तो आप 50 वर्ड्स में एक फॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ रिजेक्शन दो, एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड एंड अपॉलॉजी। आप अपना ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करोगे कि थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, लेकिन साथ के साथ सॉरी भी बोलना पड़ेगा आपको क्योंकि आप नहीं जा रहे। क्लियर? सेम आपका पैटर्न चलेगा बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक फॉर्मल रिप्लाई है लेकिन रिजेक्शन वाला है। सो सेंडर्स एड्रेस क्यों, सेंडर्स एड्रेस क्यों, ये रहा क्वेश्चन में दिया हुआ बठिंडा पंजाब, आपने लिख दिया, डेट आपने लिख दी, उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस कौन सा होगा? पठानकोट इंटरनेशनल स्कूल ने बुलाया, तो वही आपने लिख दिया। सब्जेक्ट आपने डाला, क्या लिखोगे? देखो रिजेक्शन नहीं लिखोगे, ये नेगेटिव वर्ड है, आप लिखो इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। ठीक है, कि भाई हम इन्विटेशन एक्सेप्ट करने में असमर्थ हैं, ये एकदम ब्लंटली हम रिजेक्शन या डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन लिखने को लिख सकते हो, लेकिन आपको अपने लेटर में वो सेंस ऑफ पॉजिटिविटी डेवलप करनी है, तो वो आपने अपने वर्ड्स से कर ली। ठीक है, अब आपने सैल्यूटेशन डाला, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड, आप ये भी लिख सकते हो। पीछे मैंने एक अलग तरीका बताया है, आपको दोनों में से जो इजी लगता है आप वो डाल सकते हो। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड फॉर इन्वाइटिंग मी। देखो यहां तक तो सब में सेम ही रहेगा ना, फिर आपका जो है क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाएगा, जो भी आगे का कॉन्टेंट है। इन्वाइटिंग मी टू अटेंड अ Q&A सेशन ऑन माई वर्क एज अ फार्मर फॉर योर करियर फेयर, क्वेश्चन से उठाया हमने, क्वेश्चन से उठा लेना है ये सारा डिटेल। हाउएवर, अब देखो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था, जब मैं लेटर टू एडिटर करा रही थी, मैंने बोला था कि अगर कुछ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है तो यू कैन यूज वर्ड्स लाइक हाउएवर, इन कॉन्ट्रास्ट, इस तरीके से कुछ। अब यहाँ पे आप थैंक यू बोल रहे हो, लेकिन अब आप एक थोड़ा सा नेगेटिव कुछ बताने वाले हो। ड्यू टू अ फैमिली इमरजेंसी, कि एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी अनेबल टू अटेंड, मैं नहीं आ सकता, मैं रिग्रेट टू इन्फॉर्म। तो अगर आप किसी भी रिप्लाई में मना करने वाले हो तो आप ये लाइन जरूर लिखना, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, कि मुझे बड़े खेद के साथ ही आपको बताना पड़ रहा है, दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि भाई आई विल बी अनेबल टू अटेंड। आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस एंड होप फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर, आपको अपॉलॉजी लिखनी होगी। ठीक है, ओके, देन योर सिंसियरली किरण सिंह, आपने एंड कर दिया अपना रिप्लाई। क्लियर, समझ गए? अच्छा, इफ यू वांट एक पॉजिटिव नोट के साथ आप लिख सकते हो, माय बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इवेंट। ठीक है, बेस्ट विशेस आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा है। इवन इफ यू वांट टू इग्नोर सम ऑफ द कीवर्ड्स, आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 वर्ड्स में इतना सफिशिएंट रहेगा लिखना, इससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक कि कोई फायदा है। और लास्ट में फिर आपने क्या लिख दिया, योर सिंसियरली किरण सिंह, कोई कॉमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है, एंड इट्स डन। ठीक है, ये आपके फॉर्मल रिप्लाईज हो गए। अब मान लो आपको अपने किसी फ्रेंड को रिप्लाई करना है, उस केस में क्या है, वहां पर कोई फॉर्मल सेटअप नहीं लगेगा। योर फ्रेंड इज इन्वाइटेड यू टू हर सिस्टर्स वेडिंग, आपके फ्रेंड ने आपको उसकी सिस्टर की वेडिंग के लिए बुलाया है जो नासिक में होने वाली है, तो बस आपको एक लेटर लिखना है उसके इन्विटेशन को डिक्लाइन करते हुए, बिकॉज ऑफ प्रायर एंगेजमेंट, कुछ आप पहले से इन्वॉल्व हो किसी चीज में, या आपको पहले से कहीं इन्विटेशन आया हुआ, आपको वहां जाना है, तो आपने ये सब लिख दिया। यू आर आभा, आपका नाम आभा है और आपका भी एड्रेस दिया हुआ है,
ठीक है, सेंडर्स एड्रेस भी पूरा मेंशन्ड है इस क्वेश्चन में, अरे वाह। ठीक है, तो ये रहा, हम लोग इस तरह से जैसे अपना एक इनफॉर्मल रिप्लाई करते हैं, उसमें आपका इनफॉर्मल रिप्लाई है, इसमें कोई सब्जेक्ट वब्जेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, डिक्लाइन आप कर रहे हो, डिक्लाइन आप कर रहे हो। सो आपने यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास ऑलरेडी। ठीक है, डेट आपने डाल दी, डियर श्रेया, इमेजिन कर लिया आपने खुद से कोई नाम। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी टू योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। सीधा सीधा कैजुअल से आपने बिगिनिंग करी, एक्नॉलेज तो करना ही पड़ेगा ना। ओके, एक चीज यहाँ पर जो मिसिंग है, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी टू योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज ऑन, आप डेट मेंशन कर दो, लेट्स से इट्स 20 फरवरी, कॉमा नहीं लगा रही हूँ, आप यहाँ ऐड कर दो 2025 इन नासिक, प्लीज ऐड दिस। ठीक है, ये मिस कर दिया मैंने गलती से, आप प्लीज इसे ऐड करना। आई रियली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन, मेरा तो बहुत मन है इस सेलिब्रेशन का पार्ट बनने का, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव माई फाइनल ईयर एग्जाम्स, मेरा फाइनल ईयर एग्जाम है, हेंस वोंट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू द कपल, ये आपने बेस्ट विशेस दे दी। ठीक है, और चाहो तो एक लाइन अपॉलॉजी के लिए और लिख सकते हो, एंड आई अपॉलोजाइज फॉर माई एब्सेंस लिख सकते हो। योर्स अफेक्शनेटली, याद रखना यहाँ पे सिंसियरली ट्रूली कुछ नहीं आएगा, आभा, दैट्स इट, ये आपका हो गया इनफॉर्मल रिप्लाई। इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन अब आपके दिमाग में रहा होगा, मैंने हर एक कैटेगरी का आपको कर दिया। अब लेट्स से यहाँ पे अगर एक्सेप्टेंस होता तो आप सीधे सीधे ये कन्वे माई बेस्ट विशेस आप नहीं लिखते, आप लिखते हैं यहाँ पर आई हियर बाय कन्फर्म माई प्रेजेंस, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आपका अनफॉर्चुनेटली या डिक्लाइनिंग जो भी रिगार्डिंग दिस रिफ्यूजल ऑफ द इन्विटेशन, आप ऐसा कुछ नहीं लिखते, आप सीधे सीधे एक्सेप्ट करते। डन, क्लियर है? तो इसी के साथ अब हमारे शॉर्ट राइटिंग टास्क सारे कंप्लीट हो चुके हैं, लॉन्ग राइटिंग एक हो चुका है कंप्लीट। अब हमारे पास आता है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में और इसके साथ जो आपको एक और लॉन्ग राइटिंग टास्क मिलेगा, आई मीन वो ऑप्शन में होगा फॉर श्योर, रिपोर्ट राइटिंग। इसमें एज सच कोई बहुत जिस तरीके से हम अभी फॉर्मेट करते आए हैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझनी होंगी। आर्टिकल राइटिंग आपको किसी भी जनरल इशू पर लिखने आ सकता है, पोल्यूशन पर आ सकता है, सोशल मीडिया पर आ सकता है, जो आज तक आप करते आए हो, राइट। आपको स्कूल मैगजीन में पर लिखने के लिए आर्टिकल आ सकता है, न्यूज़पेपर में लिखने के लिए आर्टिकल आ सकता है। तो अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? देखो, आर्टिकल में सबसे पहले होता है टाइटल, बहुत ही आई कैचिंग, थीमेटिकली रेलेवेंट, कि भाई मान लो पोल्यूशन पर आपको लिखने कहा गया और आप सोशल मीडिया के रिगार्डिंग कोई टाइटल दे रहे हो, डजंट मेक सेंस, राइट। तो थीमेटिकली रेलेवेंट होना चाहिए, टाइटल कैची होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं, आपको एक डिसेंट 3 to 4 वर्ड्स में एक अच्छा टाइटल देना होगा। और साथ में साथ आप लिखते हो यहाँ पे बाय लाइन। अब ये बाय लाइन क्या है, मतलब जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है आप यहाँ पे लिखते हो, लेट्स से आरोही ने लिखा है तो बाय आरोही, रमन ने लिखा है बाय रमन, आप ये लिखते हो, क्वेश्चन में मेंशन रहता है। डन। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और उसके बाद हमारा मेन बॉडी एंड देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ, 3 से 4 पैराग्राफ में आपका आर्टिकल समअप हो जाना चाहिए, जो आपकी वर्ड लिमिट है। वर्ड लिमिट क्या है आपकी? 120 to 150 वर्ड्स की, ठीक है, ये आपकी वर्ड लिमिट है। इस हिसाब से 3 से 4 पैराग्राफ मोर देन इनफ, 3 पैराग्राफ भी सफिशिएंट है। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो आपका कैसे बनेगा, मैं आपको ना कुछ फ्रेजेस दूंगी, ये कुछ क्या, मैं एक फ्रेज दूंगी आपको जो आप अपने मेजॉरिटी आर्टिकल्स के टॉपिक्स में डाल सकते हो, पर यहां से मैं आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप अपने खुद का कोई इंट्रो ना डालो, हो सकता है बच्चे इससे बहुत बेटर इंट्रो लिखे, आप लोगों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप बहुत अच्छा इंट्रो डालो, लेकिन मैं ये फ्रेजेस, ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज जो लाई हूं ना, ये उन बच्चों के लिए लाई हूं जिन्हें आर्टिकल का स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है, और अगर एक बार आपने शुरू कर लिया फिर तो आप आराम से अपने आर्टिकल को पूरा एंड कर सकते हो। प्रॉब्लम आती है शुरू करने में, तो वो एक अच्छा इंट्रोडक्टरी लाइन देने के लिए मैं आपको एक फ्रेज दिखाऊंगी, एकदम से उसको दिमाग में बिठा लेना और उसको हर जगह फिट कर लेना, हो जाएगा फिट, ठीक है। चलो, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, इंट्रोडक्शन के जैसा दिखना भी चाहिए। मेन बॉडी में यानी कि जो मेन कंटेंट है आपका, उसमें आप क्या करोगे, अपने उस टॉपिक को इलैबोरेट करोगे, एग्जांपल्स दोगे, डिस्कस करोगे उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पर, कॉज इफेक्ट जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर होता है, और 1 या 2 पैराग्राफ आप अपनी मेन बॉडी को डाल सकते हो, यानी कि इंट्रोडक्शन का 1 पैराग्राफ हो गया, 1 से 2 पैराग्राफ आपका मेन बॉडी हो गया, जो भी मेन कंटेंट है, फिर आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ जहां पर आप राइटर का ओपिनियन, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हम कोई नया पॉइंट ऐड नहीं करते, ठीक है, यहां पर हमने जो अभी तक लिखा है उसी को सम अप करना होता है। आप कुछ फ्रेजेस यूज कर सकते हो, इन अ नटशेल, टू कंक्लूड और समथिंग लाइक दैट, जो बिल्कुल बेसिक है।
यहाँ पे हम recommendations दे सकते हैं, solutions दे सकते हैं, या ये थोड़ा यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। तो एंड ऑन अ होपफुल नोट, कोई होपफुल नोट पर आप एंड कर सकते हो। कॉल फॉर एक्शन कि भाई अगर अभी भी हम नहीं सुधरे तो सिचुएशन और भी बुरी हो सकती है। तो इट्स लाइक दैट, कुछ इस तरीके का आप एक एंड जो है अपने आर्टिकल को दे सकते हो। अब जो ओपनिंग फ्रेज की बात मैं कर रही थी तो वो देखो क्या है, ध्यान से इस लाइन को देखो। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मान लो टॉपिक है पोल्यूशन, तो उसको हम यहाँ फिट करते हैं। In the modern world, pollution has emerged as a significant issue that impacts individuals and society in various ways. ये मैंने आप लोगों के लिए एक ओपनिंग फ्रेज दिया है, ये उन बच्चों के लिए बेटा जिन्हें आर्टिकल राइटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो बिल्कुल आर्टिकल्स नहीं लिख पाते, बेसिक बिल्कुल जिनको नहीं पता, जीरो से जो शुरू कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। इससे बहुत बहुत बेटर इंट्रोडक्शंस और होते हैं हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मैंने खुद देखे हैं बच्चों के, जो मुझे भेजते हैं, पढ़े हैं मैंने, दिखाए हैं क्लास में बच्चों को। तो ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल लिखना नहीं आता, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है कि भाई हम लिखेंगे क्या, हम नहीं, हमसे इंट्रो ही नहीं हो पा रहा है आर्टिकल का। तो ये बेस्ट है आप सभी के लिए, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्टरी लाइन है जो आप यूज कर सकते हो अपने आर्टिकल को शुरू करने के लिए, ठीक है। अब आप इसको कहीं भी फिट कर लो, देखो हर जगह फिट हो जाएगा। आप पोल्यूशन में फिट करो, फिट हो जाएगा। सोशल मीडिया एडिक्शन पे फिट करो, फिट हो जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट पे फिट करो, वहां पर भी लग जाएगा। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे लगाओ, लग जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक तो रहेगा जहां हो सकता है ये फिट इन ना करे, पर आप इससे आइडिया लेकर अपना उस इंट्रो को थोड़ा सा घुमा के बिल्कुल इससे एक एग्जाम्पल लेके बना सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा इंट्रो आपको आर्टिकल का मिल जाएगा। बाकी आप चाहो तो अपने इंट्रो को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा मैं ऐसा रेस्ट्रिक्ट नहीं करूँ कि नहीं बस यही करना है, राइट। ये उनके लिए जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब कहीं भी फिट करो ये बैठ जाता है, सब जगह फिट हो जाता है मेरे रिसर्च के हिसाब से। क्लियर। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम जरा आर्टिकल समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? बॉडी शेमिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ मेकिंग इनअप्रोप्रिएट एंड नेगेटिव कमेंट्स अबाउट अनदर पर्सन्स बॉडी शेप और साइज। बॉडी शेमिंग के ऊपर बोला है, और बॉडी शेमिंग इज मच मोर प्रेवलेंट दैन वी रियलाइज। जितना हमें रियलाइज होता है उससे ज्यादा बॉडी शेमिंग लोग करते हैं। एंड कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस। बॉडी शेमिंग का क्या मतलब है कि भाई जो थोड़ा सा प्लस साइज है तो हम उसको भी परेशान करते हैं कि भाई पतले हो जाओ, पतले हो जाओ। जो पतला है उसको हम कहते हैं कि अरे इतने पतले होने से क्या होगा, थोड़ा सा आप अपना वेट बढ़ाओ, वेट पुट ऑन करो। तो ये बॉडी शेम हो रहा है। हम उनको अलग अलग डिस्गस्टेड वर्ड्स से उनको बुली करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, टीज करते हैं। तो आपको जो आर्टिकल लिखना है वो लिखना है स्टॉप बॉडी शेमिंग पर, ठीक है। एक लीडिंग मैगजीन में ये पब्लिश होना है। वर्ड लिमिट ये रही 120 to 150 वर्ड्स। नीचे आपको कुछ क्यूज दिए हुए हैं, कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। आपको बोला है पहले आप डिफाइन करो बॉडी शेमिंग क्या होती है, अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर लो। उसके एडवर्स इफेक्ट बताओ कि भाई यंग पीपल पर कितना इसका जो है मेंटली वो अफेक्ट हो रहे हैं। द नीड टू डेवलप एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। इससे क्या हो रहा है, इंडिविजुअलिटी हैम्पर हो रही है लोगों की। तो आप यहाँ से आइडिया ले लोगे और फिर उसके बाद आप बताओगे कि कैसे इस प्रॉब्लम से डील किया जा सकता है। तो आर्टिकल है, ये डिबेट नहीं है। आर्टिकल में आप वैरायटी ओपिनियंस डाल सकते हो। डिबेट में होता है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के फेवर में होते हैं, आपके पास डिबेट नहीं आ रहा है तो ये आर्टिकल है, आप इसमें नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। अब देखो मैंने बिल्कुल उसी लाइन से इंट्रो किया हुआ है, स्टॉप बॉडी शेमिंग, क्योंकि क्वेश्चन में आर्टिकल का टाइटल दिया हुआ था, लिख दिया बाय अनीता। ये हमने अपने मन से लिख दिया बाय लाइन। क्वेश्चन में नाम गिवन होगा तो वो लिखोगे, नहीं तो अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हो। In the modern world, body shaming has emerged as a significant issue that impacts individuals and society in various ways. लो, वही लाइन को मैंने यहाँ बॉडी शेमिंग में अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप लोग भी कोशिश करना इस लाइन को यूज करने की। It involves making negative remarks about। अब बॉडी शेमिंग है क्या, ये आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। तो इंट्रोडक्शन में जो होगा ना बेटा वो आपको यही करना है। इस लाइन के बाद आप डिफाइन करो, जो टाइटल है आप उसको डिफाइन करो। आपने लिखा कि इसका मतलब देखो क्या है, ये बेसिकली नेगेटिव रिमार्क्स अबाउट अ पर्सन्स बॉडी साइज दिखाता है कि भाई कैसे हम इंसान की बॉडी साइज, शेप, अपीयरेंस के ऊपर जो नेगेटिव रिमार्क्स करते हैं वही बॉडी शेमिंग है, जिसकी वजह से सीरियस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, इंपैक्ट पड़ रहा है। लिख दिया। अब आप प्रॉब्लम को डिटेल में जाके डिस्कस करो कि विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया, अब इसकी सारी मुसीबत की जड़ कौन है, सोशल मीडिया, ठीक है। और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है कि भाई ब्यूटी के स्टैंडर्ड बना दिए कि भाई इतना गोरा होना चाहिए, इतना साइज होना चाहिए, कमर इतनी पतली होनी चाहिए। मेनी यंग इंडिविजुअल्स फील प्रेशर्ड। बहुत सारे इंडिविजुअल्स को प्रेशराइज्ड फील होता है टू फिट इनटू अ सर्टेन इमेज, एक इमेज में फिट होने के लिए। दिस ऑफन रिजल्ट्स इन लो सेल्फ एस्टीम। इससे क्या हो रहा है, सेल्फ एस्टीम घट रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। इवन ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं।
कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म की वजह से उनका कॉन्फिडेंस गिर रहा है और उनकी पर्सनल ग्रोथ हैम्पर हो रही है, हिंडर हो रही है, रुकावट आ रही है उनकी ग्रोथ में। टू कॉम्बैट दिस इशू, कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट, इस इशू से फाइट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एम्पथी को एनकरेज करना चाहिए कि भाई लोगों के बीच में वो कम्युनिकेशन बढ़ाई जाए, वो एम्पथी बढ़ाई जाए, एक दूसरे के वेलफेयर के बारे में लोग सोचे, एक दूसरे की बॉडी टाइप को रिस्पेक्ट करें। एंड प्रमोटिंग बॉडी पॉजिटिविटी थ्रू एजुकेशन, हम एजुकेशन से बॉडी पॉजिटिविटी प्रमोट कर सकते हैं, मीडिया रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं, ओपन कॉन्वर्सेशन हो सकती है, ये सारे स्टीरियोटाइप्स टूट सकते हैं। Those facing body shaming should seek support from friends and family while standing up against negative comments। तो आप देख लो लास्ट में कॉल फॉर एक्शन हमने दिया कि भाई जो भी इस बॉडी शेमिंग से जूझ रहा है, जो भी ये सफर कर रहा है, वो हेल्प मांगो, वो सपोर्ट मांगो अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वन से, while standing up against, वो भी बिना डरे। आपको सारे नेगेटिव कमेंट्स के अगेंस्ट खड़े रहना है, डटकर मुकाबला करना है। तो आप ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा बड़ा हमें नहीं लिखना आर्टिकल। पहले पैराग्राफ में आपने जो इंट्रोडक्टरी लाइन मैंने आपको बताई थी वो फिर आप डिफाइन करो अपने आर्टिकल के टॉपिक को कि वो क्या है। सेकंड में आप थोड़ा सा, और आप चाहो तो ये 2 पैराग्राफ्स में भी डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको लगता है और भी चीजें हैं और भी जो लोग सफर करते हैं प्रॉब्लम्स, वो आप लिखो यहाँ पर। लास्ट की तरफ आप, जैसे हम लेटर टू एडिटर में भी सजेशन दे रहे थे ना, यहाँ पे आप जनरल सजेशन दो कि भाई इस मुसीबत से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, लोगों को क्या करना चाहिए, हमें एज अ सोसाइटी क्या करना चाहिए। तो ये सब आप आर्टिकल में एंड की तरफ प्रेजेंट करोगे, ठीक है, कुछ नहीं करना होता। और इसमें इट इज हाई टाइम वी एम्ब्रेस डाइवर्सिटी एंड रीडिफाइन ब्यूटी, जैसे मैंने बताया कॉल फॉर एक्शन। लेट अस पुट एन एंड टू बॉडी शेमिंग एंड एनकरेज सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस। ये हो गया, ये आर्टिकल हमने एंड कर दिया। क्लियर, समझ में आई बात? आपको ये अपने हर एक आर्टिकल के टॉपिक पर प्रेजेंट करना है। इसको आप हटा दो, यहाँ पर थोड़े टॉपिक लिखोगे, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल हो गया। अब बिल्कुल ऐसा ही आपका रिपोर्ट राइटिंग है। आर्टिकल और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है कि भाई रिपोर्ट राइटिंग में आपका जो भी इवेंट है आपको उसको प्रेजेंट करना होता है कि भाई मान लो स्पोर्ट्स डे कहीं किसी स्कूल में सेलिब्रेट हुआ है और आप उस पर्टिकुलर इवेंट को कवर करके आए हो, आप देख कर आए हो, अब आप उसको बता रहे हो कि भाई ये चीजें उस इवेंट में हुई। तो प्रेफरेबली हम लोग अपना रिपोर्ट राइटिंग जो है वो कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, तो आपको अपने रिपोर्ट राइटिंग को, जैसे हम आर्टिकल को कर रहे थे, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइड करना है। अब इंट्रोडक्शन में इसमें क्या करना है, क्या इसमें भी कोई कॉमन फ्रेज होगा? नहीं, इसमें आपको जो भी इंसिडेंट आप बता रहे हो सकता है कोई एक्सीडेंट के बारे में आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखने आ गए, तो आप वहां पे उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करोगे कि भाई वो इंसिडेंट कहाँ हुआ, डेट, टाइम, प्लेस, वो आप मेंशन करेंगे। बॉडी एग्जैक्टली आपको उस पूरे इवेंट की डिटेल बतानी है, इंसिडेंट जो हुआ, उसके कारण, उसके रिजल्ट, इफेक्ट, गेस्ट कौन आए थे, अगर कुछ इवेंट है तो भाई उसके गेस्ट बताओ, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, कौन कौन लोग आए थे, जो भी रेलेवेंट डिटेल्स है। कंक्लूजन में आप लोगों के रिएक्शंस, लोगों की स्टेटमेंट, कितना सक्सेसफुली वो इवेंट कंक्लूड हुआ और क्या क्या वहां पर जो भी अथॉरिटीज प्रेजेंट थी उन्होंने क्या प्रोमिसेस बोले कि आगे ये करेंगे, इस तरह के प्रोग्राम्स और कंडक्ट होंगे, एक्सेट्रा। रिपोर्ट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन, रिपोर्ट जो है वो थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि अनीता इज राइटिंग अ रिपोर्ट, तो अनीता ये नहीं बोलेगी आई वॉज देयर या आई वॉज मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटी ऑफ द इवेंट, नो, थर्ड पर्सन में चलता है पूरा, ठीक है। अब क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये बताती हूँ, इसमें भी एज सच कोई बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रेजेंट करूंगी। एवरी ईयर अ कंपनी कॉल्ड वी स्टैंड बाय यू ऑर्गेनाइजेज अ जॉब फेयर। हर साल एक कंपनी है जिसका नाम है वी स्टैंड बाय यू, वो एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करती है, किसके लिए? डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है, ओके। दिस ईयर, इस साल, मोर देन 60 कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द फेयर। उस फेयर में इस साल 60 कंपनीज से भी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। The renowned composer Mr. Henry Hawking, who is partially deaf। अब एक बहुत ही renowned composer जिनका नाम है Mr. Henry Hawking, उनको यहाँ पर बुलाया गया है, who is partially deaf, जिनको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। He is invited, उनको इनॉग्रेट करने बुलाया गया है इस जॉब फेयर को। और आप है ऋतु, गर्ल्स के लिए ऋतु, बॉयज के लिए सुयश। आपका जो न्यूज़पेपर है द वॉइस हैज डिप्यूटेड यू टू कवर द इनॉग्रेशन। आपका जो न्यूज़पेपर है उसने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को कवर करना है और आपको इन क्यूज की मदद से अपने खुद के आइडियाज को यूज करके एक रिपोर्ट लिखनी है 120 to 150 वर्ड्स में। अब क्यूज क्या है? द अरेंजमेंट्स मेड फॉर कैंडिडेट्स एट द वेन्यू। आप इसमें बताओगे क्या क्या अरेंजमेंट्स हुई थी। अब क्योंकि ये डिफरेंटली एबल्ड के लिए तो डेफिनेटली वहां पर
काफी कुछ अलग देखने मिल रहा होगा, तो वो आप मेंशन करोगे। जो मिस्टर हेनरी हॉकिंग ने स्पीच दी, आप उसके पॉइंटर्स लिख सकते हो। वाइड वैरायटी ऑफ जॉब्स ऑफर्ड बाय वेरियस कंपनीज, अलग अलग कंपनीज ने इतनी वैरायटी जॉब्स वहां पर ऑफर की डिफरेंटली एबल्ड को। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट शोड अप ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द जॉब फेयर, आप ये भी लिख सकते हो कि पहले दिन कितने लोग वहां पर आए। तो इस तरीके की डिटेल्स आपको अपने रिपोर्ट में देनी है। तो अब इसका तरीका क्या है, देखो सबसे पहले आप इसमें जैसे हम आर्टिकल में कर रहे थे, आप एक टाइटल दोगे, उसके बाद बाय लाइन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स जो है वो ऋतु लिख सकती है, बॉयज सुयश, तो आप क्या करोगे, दोनों में से एक, ठीक है, वन नेम, चूज वन नेम, ठीक है, गर्ल्स प्रेफरेबली ऋतु और बॉयज सुयश, दोनों में से एक लिखना है। स्टाफ रिपोर्टर द वॉइस, ये आप एडिशनल डिटेल्स जो क्वेश्चन में दी हुई है, क्योंकि आप रिपोर्टर हो, आपने ये सारा कुछ कवर किया है, तो मेंशन ऑल ऑफ इट, और ऊपर एक टाइटल दे देना है। टाइटल क्या दिया है, जॉब फेयर फॉर द डिफरेंटली एबल्ड इनॉग्रेटेड बाय हेनरी हॉकिंग। डन। अब आपने उसके बाद ये इवेंट कहाँ हुआ है, ये इवेंट हुआ है, हमने अपनी मर्जी से लिख दिया, पुणे 11 फरवरी 2025। तो आप सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करोगे प्लेस, कॉमा डाल के आप मेंशन करोगे डेट, और कोलन के साथ आप अपना जो है रिपोर्ट राइटिंग शुरू करोगे। ये आपको आपके हर रिपोर्ट में करना है, क्योंकि जो भी इवेंट या जो भी इंसिडेंट आपने मेंशन करना है अपने रिपोर्ट राइटिंग में, वो किसी ना किसी लोकेशन पर, किसी ना किसी डेट पर हुआ होगा। तो आप इस तरह से प्लेस और डेट मेंशन करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट में क्या करना है, आपको बताना है कि क्या क्या प्रोग्राम हुआ है। सो द एनुअल जॉब फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय वी स्टैंड बाय यू started yesterday with great enthusiasm, ठीक है, बहुत एनर्जी के साथ ये जॉब फेयर शुरू हुआ। More than 60 companies took part in the event to offer job। क्वेश्चन से सारी डिटेल निकालनी है कि भाई 60 कंपनी से ज्यादा जो है यहाँ पार्टिसिपेट कर रही थी, और ये किसके लिए था, डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए। फेयर को किसने और इनॉग्रेट किया, हेनरी हॉकिंग ने किया। ही वॉज अ फेमस म्यूजिक कंपोजर जो कि पार्शली डेफ था बट हैज अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन म्यूजिक। ये हमने अपनी तरफ से ऐड कर लिया। अब आपने देखो ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ी हुई है, क्लास 9 में एवेलिन ग्लीनी के बारे में पढ़ा था ना, तो थोड़े बहुत ऐसे आइडियाज आप खुद से भी अपनी क्रिएटिविटी पर भी डिपेंड करके ये सब मेंशन कर सकते हो। स्पेशल अरेंजमेंट्स वर मेड एट द वेन्यू, स्पेशल अरेंजमेंट्स थे, व्हीलचेयर रैम्प्स लगी हुई थी, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स थे, ब्रेल बुकलेट्स थे। ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी क्रिएटिविटी चेक करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये डिफरेंटली एबल्ड का पूरा जॉब फेयर है, तो वहां पर जो भी चीजें होंगी वो उन्हीं के हिसाब से होंगी। टू हेल्प कैंडिडेट्स, मिस्टर हॉकिंग उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला, वो आप बताओ, क्या बोला होगा। ऑब्वियसली कि गिविंग इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, इंपॉर्टेंस क्या है इस बात की। ही एनकरेज्ड कंपनीज, उन्होंने लोगों को और कंपनीज को भी इनकरेज किया कि भाई इनके टैलेंट को भी कंसिडर किया जाए। और बहुत सारी जॉब्स इन लोगों के लिए अवेलेबल थी, आईटी सेक्टर में, कस्टमर सर्विस में, फाइनेंस में, क्रिएटिव फील्ड्स में। द रिस्पॉन्स वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, विद ओवर 500 कैंडिडेट्स अटेंडिंग ऑन द फर्स्ट डे। लगभग 500 कैंडिडेट्स पहले दिन वहां पर आए थे। द जॉब फेयर वॉज अ बिग स्टेप टुवर्ड क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव वर्क प्लेस फॉर ऑल। और लास्ट में आपने एक जनरल सा स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये जो जॉब फेयर है ये एक पॉजिटिव स्टेप है, एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। इंक्लूसिव मतलब जब हम सबको इंक्लूड करके चल रहे हैं, हमारे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है, हम सबको इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो लास्ट की तरफ आप देखोगे तो हमने इस इवेंट का इम्पैक्ट ज्यादा बताया कि इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ा है। बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है, एंड यू नो दीज इवेंट्स दे इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल। तो आप ये सारी बातें यहाँ पर लिखोगे। आपने शुरू के 2 पैराग्राफ्स में जो जो इवेंट में हुआ वो सब कुछ मेंशन किया, लास्ट की तरफ थोड़ा सा कंक्लूड करके चलोगे, और आप जो भी उस पर्टिकुलर इवेंट से मिलने वाले मैसेजेस हैं आप वो यहाँ पर कन्वे कर सकते हो। मैसेजेस एज एन आप किस सेंस में, आप कितना पॉजिटिव इस इवेंट को देख रहे हो। कोई एक्सीडेंट पर अगर रिपोर्ट राइटिंग आ गया तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि सच इंसिडेंट्स कैन बी डेंजरस फॉर सिटीज इन सिटीज लाइक दिल्ली, और इस तरीके से आप कुछ भी मेंशन करो। तो आपको कहने का मतलब ये है कि जो कंक्लूड आप जब कर रहे हो ना, यहाँ पर इस पर्टिकुलर इवेंट का इम्पैक्ट बाकी जगहों पर कैसा पड़ेगा वो आपको मेंशन करना, और आपका रिपोर्ट हो जाएगा। कुछ थैंक यू या कुछ भी एडिशनल ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग ये आपके लिए एक, मुझे लगता है इसको छोड़कर आने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें तो आप कुछ भी अपना फिर भी आइडियाज डेवलप करके, जितना कुछ भी आपने अपने आसपास हो रही चीजों को एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया है, उसके बेसिस पर आप बहुत कुछ लिख सकते हो। और इसी के साथ आपका पूरा राइटिंग सेक्शन हो जाता है कंप्लीट। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी हमने राइटिंग टास्क किए इनमें आपको इंटरनल चॉइसेस मिलने वाली है। नोटिस राइटिंग सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपके पास, वहां पर आपको इंटरनल चॉइस रहेगी, 2 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हम इन्विटेशन पर आते हैं तो आपको वहां पर भी 2 ऑप्शंस मिलेंगे, पहला आपको इन्विटेशन आ सकता है, दूसरा आपको रिप्लाई मिल सकता है, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। फिर हम आते हैं लेटर्स पर, तो एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में आपके पास इंटरनल चॉइस होगी, दोनों में से कोई एक करना है।
और फिर लास्ट जो हमारा राइटिंग टास्क है रिपोर्ट और आर्टिकल, उसमें से भी आपको कोई एक करना है। बस आपको अभी फिलहाल करना क्या होगा कि कुछ आप अपने आसपास जो भी इस तरह के आर्टिकल्स हैं, टॉपिक्स हैं, आप उनको डेली बेसिस पर रीड करो, जिससे आपका जो भी थोड़ा सा व्यू पॉइंट है वो वाइडन हो और आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है अपने आंसर्स में लिख सके। आई होप आपको फॉर्मेट और एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से सारा राइटिंग सेक्शन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई आपके मन में डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करो। आई विल डेफिनेटली गो थ्रू योर डाउट्स एंड देन विल रिवर्ट फॉर श्योर। और आप, आई एम श्योर, अपने एग्जाम में आओगे फोड़कर अगर आपने पूरे सेशन को अच्छे से अटेंड किया। तो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड ऑल द बेस्ट।